ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH प्रतिभा से अजेय तक। अध्याय 21, सब कुछ जो आपकी मुट्ठी में है। कई प्रमुख औषधीय व्यापारियों और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों के प्रमुखों ने जियाओ यान को बड़ी आंखों से देखा और आश्चर्य से सांस ली। वे सभी सोच रहे थे कि क्या उन्हें अभी अभी श्रवण संबंधी भ्रम हुआ है। जियाओ जान भी उतना ही चौंका, लेकिन अपने बेटे पर भरोसा होने के कारण उसने जियाओ यान से सवाल करने की इच्छा को दबा दिया और एक शांत और आत्मविश्वासी भाव भी दिखाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और जियाओ यान की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, छोटे कबीले के नेता जियाओ यान, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि इन औषधीय सामग्रियों को एक साल के लिए खरीदने में कितना सोना लगेगा? प्रमुख औषधीय व्यापारियों की आंखें चौड़ी होने का कारण सरल था, बताई गई राशि खगोलीय थी। इतनी बड़ी राशि शायद ही कोई खरीद सकता हो। शायद मिटर नीलामी घर के मुख्यालय को छोड़कर मिटर नीलामी घर को भी इतनी नकदी जुटाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। औषधीय सामग्री का उपयोग जरूरी नहीं कि कीमिया के लिए किया जाता था, उनका उपयोग चिकित्सकों द्वारा चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं को मिश्रित करने के लिए भी किया जा सकता था। वुटेन शहर में अधिकांश औषधीय सामग्री का उपयोग चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जियाओ यान ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और कुछ मानसिक गणनाओं के बाद कहा, हालांकि ये 4 प्रकार की औषधीय सामग्री सबसे निम्न श्रेणी की हैं, लेकिन वे सस्ती नहीं हैं। हमारा जियाओ कबीला भी इन सामग्रियों को बेचता है, इसलिए मुझे आपके वार्षिक उत्पादन का अनुमान है। मैंने कुछ मोटे तौर पर गणना की है। वुटेन शहर के औषधीय व्यापारियों और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों की संयुक्त खेती के लिए प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए प्रति वर्ष लगभग 300,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। चूंकि हमारा प्रस्ताव बाजार मूल्य से 50% अधिक है, इसलिए प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए 450,000 सोने के सिक्के होंगे। तो इसमें प्रति वर्ष 1.8 मिलियन स्वर्ण सिक्के लगेंगे और 3 वर्षों के लिए ये 5.4 मिलियन स्वर्ण सिक्के होंगे। जमा राशि 10% है, इसलिए यदि आप सहमत हैं तो हम आपको तुरंत 540,000 स्वर्ण सिक्के प्रदान कर सकते हैं। जियो जान का दिल धड़क उठा। वास्तव में विचार करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ था, क्योंकि कुछ प्रमुख औषधीय व्यापारी और एकत्रित करने वाली टीमें वुटेन सिटी की आपूर्ति का केवल आधा हिस्सा ही ले पाती थीं। मिटेर नीलामी घर के पास अभी भी बाकी आधा हिस्सा था। पिछले साल ही जियो कबीले ने हाई जुवान क्लास क्यूई विधि प्राप्त करने के लिए 400,000 से अधिक सोने के सिक्के खर्च किए थे। कबीले की संपत्ति पहले ही बहुत कम हो चुकी थी, वे अब इतनी बड़ी राशि का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जियो यान की सावधानीपूर्वक गणना सुनकर चिकित्सा व्यापारियों ने गर्मागर्म चर्चा शुरू कर दी, लेकिन जियो यान ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो वापस जाएं और बंद दरवाजों के पीछे चर्चा करें। कल सुबह सबसे पहले हमें अपना जवाब दें। यहाँ तक कि जियो जान ने भी अपना सिर खुजलाया, ये सोचकर कि उसका बेटा क्या कर रहा है। उसने मेहमानों को बस भेज दिया। उस स्थिति में हम विदा लेंगे। हम कल सुबह कबीले के मुखिया जियाओ जान और छोटे कबीले के नेता जियाओ यान से मिलने वापस आएंगे। जब जियाओ यान ने जाने का आदेश दिया तो सभी ने राहत की सांस ली। सभी के जाने के तुरंत बाद जियाओ जान ने पूछा, यानी अगर आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे तो वे रात भर में जियाली और एओबा कबीले में भाग जाएंगे। जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, यह सबसे अच्छा होगा। हम यानी क्या आप औषधीय सामग्री पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी आपूर्ति में कटौती हो, बल्कि इसके बजाय उनकी कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जियाओ यान ने कुछ भी नहीं छिपाया और सिर हिलाया, पिताजी, अगर हमारा कबीला औषधीय गोलियां बेचने के लिए किसी कीमियागर के साथ सहयोग करे तो लाभ का बंटवारा कितना होगा? जियाओ जान ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और कहा, अगर कबीले के पास औषधीय सामग्री की जिम्मेदारी है तो आदर्श विभाजन 50/50 होगा। मुनाफे का 50% कीमियागर को जाता है, 20% औषधीय सामग्री की लागत को कवर करता है और 10% बिक्री, पैकेजिंग और मजदूरी पर जाता है, जिससे कबीले के पास 20% बचता है। हालांकि ज्यादातर समय ये कीमियागर के पक्ष में 60/40 का बंटवारा होता है। आखिरकार कीमियागर मिलना मुश्किल है। अगर कबीला अभी भी 10% हिस्सा ले सकता है तो यह आभारी होने की बात है। जियाओ जान को एहसास हुआ और उसने अपने बेटे को सुखद आश्चर्य से देखा। तो आप बाजार में औषधीय सामग्री की कीमत 50% तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इस तरह औषधीय सामग्री पर मार्कअप मुनाफे के बराबर ही होगा। अगर वे अपनी बोली बढ़ाने की हिम्मत करते हैं तो वे पैसे खो देंगे। लियूशी कभी भी अपने लाभ मार्जिन को कम नहीं करेगा, इसलिए बढ़ी हुई लागत को कबीले के मुनाफे से घटाना होगा। आप चाहते हैं कि जियाली और एओबा कबीले हर गोली बेचने पर पैसे खो दें।
जियाओयान ने बेपरवाही से समझाया, पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपने कायाकल्प पाउडर की कीमत मूल 100 सोने के सिक्कों से बढ़ाकर 300 सोने के सिक्के कर दी है। ये पहले से ही भाड़े के सैनिकों की क्रय शक्ति की सीमा पर है और उन्होंने काफ़ी नाराजगी जमा कर ली है। एक बार जब वे गोलियों की आपूर्ति बंद कर देंगे तो यह आखिरी तिनका होगा जो उनकी पीठ तोड़ देगा। भले ही हम कुछ न करें, कोई भी अब उनके बाजार में चीज़ें खरीदने नहीं जाएगा। अगर वे शहर के बाहर से औषधीय सामग्री लाने का विकल्प चुनते हैं तो जब तक हम उन्हें एक बार रोक नहीं लेते वे निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएंगे। जियाओयान और उसके पिता ने एक दूसरे को चुपके से देखा। वे 2 लोमड़ियों की तरह थे, एक बड़ी और एक छोटी। ... रात के आखिरी घंटों में, जैसा कि जियाओयान ने भविष्यवाणी की थी, जियाली कबीले के निवास पर अभी भी रोशनी थी। साथ ही एओबापा और एओबा कबीले के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे। उस शापित जियाओ जान, ये सोचना भी मुश्किल है कि वह इतनी चालाकी से काम करेगा। जियाली बी ने अपने हाथ में एक कप कुचल दिया। पहले भी कई व्यापारी उनके पास आ चुके थे। आखिरकार इन व्यापारियों और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य ये था कि इन कबीलों को अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे से ज़्यादा बोली लगाने दें। पिताजी, शायद हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। अगर हम बोली को 60% तक बढ़ाते हैं तो हम घाटे में काम करेंगे। हम अभी भी शहर के बाहर से औषधीय सामग्री ले जा सकते हैं, जियाली एओ ने सावधानी से सुझाव दिया। आप जानते हैं, बकवास। जियो जान का लक्ष्य हमें शहर के बाहर से औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पैसे खर्च करना है। एक बार जब हम वुटैन शहर छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। हम प्रकाश में हैं जबकि वे छाया में हैं। अगर हमारी आपूर्ति को रोक दिया जाता है और चुरा लिया जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। जियाली बी द्वारा डांटे जाने के बाद जियाली एओ ने तुरंत चुप हो गई और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। एओबापा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या जियो जान, ये तो बस एक खुली साजिश है। भाई बी, क्या हम अपने अगले कदम पर फैसला करने से पहले जनता की राय को स्थिर करने के लिए पहले कीमतें कम कर दें? कीमतें कम करें? लियू शी, जो एक तरफ बैठा था, ये सुनकर भौंचक्का रह गया। वह स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। आखिरकार मुनाफे में उसका हिस्सा बिक्री मूल्य पर आधारित था। 300 सोने के सिक्कों के 60% और 100 सोने के सिक्कों के 60% के बीच एक बड़ा अंतर था। लियू शी ने व्यंग्य करते हुए कहा, जो चाहो करो, लेकिन अगर तुम कीमतें कम भी कर दोगे तो भी मैं पिछली तिगुनी कीमत के आधार पर अपना हिस्सा चाहता हूँ। इस समय जियाली बी और एओबापा इस आदमी को थप्पड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। कुछ देर सोचने के बाद जियाली बी ने कहा, कीमतें कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक औषधीय सामग्री की कीमत बाजार मूल्य से 50% से ज़्यादा नहीं होती तब तक हम बराबरी पर आ सकते हैं। एक बार जब जियाओ कबीले के बाजार के सभी दुकानदार हमारे पास आ जाएंगे तब भी हम ही जीतेंगे। उन व्यापारियों से कहो कि हम सामान्य बाजार मूल्य से सिर्फ 50% ज़्यादा ही देंगे और 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं। हालांकि हम उनके साथ 5 साल का अनुबंध कर सकते हैं और 20% जमा राशि दे सकते हैं। अगर वे मना करते हैं तो उन्हें जियाओ कबीले के पास जाने दें। हम मितीर नीलामी घर जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे हमें औषधीय सामग्री बेचने को प्राथमिकता दें। हालांकि वे सभी जानते थे कि जब चालाक व्यापारियों की बात आती है तो मितीर या फेई वुटैन शहर में सबसे बड़ा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह भी इस स्थिति से अवगत होगी और अगली बार जब वे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए नीलामी घर जाएंगे तो उन सामग्रियों की कीमत विभिन्न बहानों के तहत अधिक होने की संभावना होगी। जियाली बी केवल यह आशा कर सकती थी कि लोमड़ी बहुत निर्दयी नहीं होगी। ... अगली सुबह, जैसा कि जियाओयान ने अनुमान लगाया था, औषधीय व्यापारी एक बार फिर जियाओ कबीले का दौरा किया। हालांकि इस बार जियाओ जान ने उनसे मिलने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, कीमतों को और बढ़ाने या यहाँ तक कि बातचीत में शामिल होने के लिए भी तैयार नहीं था। और इसलिए पूरा जियाओ कबीला एक बार फिर चुप हो गया। फिर भी हर कोई जानता था कि यह केवल तूफान से पहले की शांति थी। 5 दिन बाद छोटे कबीले के नेता, 2 प्रमुख कबीलों ने पहले ही सभी औषधीय व्यापारियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जमा राशि का भुगतान कर दिया है। जियाओ निंग ने जल्दी से परिषद हॉल में प्रवेश करते हुए सूचना दी। जियाओयान ने आत्मविश्वास का संकेत दिया और हाथ हिलाते हुए आदेश दिया, तीसरे एल्डर, कुछ अपरिचित चेहरों वाले शिष्यों को खोजो जो खुद को विदेशी व्यापारियों के रूप में छिपा सकें। जियाली कबीले, एओबा कबीले और उन कुछ व्यापारियों को हमारे कबीले द्वारा 6 महीने पहले जमा की गई सभी निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री बेचो, यहाँ सूचीबद्ध कुछ वस्तुओं को छोड़कर, उच्च कीमतों पर। दूसरे एल्डर, तुरंत लोगों को विभिन्न भूमिगत स्थानों और बाजार चौकों पर ले जाओ और खबर फैलाओ। बस इतना कहो कि जियाओ कबीले ने कायाकल्प पाउडर और माइनर डू गोली के लिए गोली के नुस्खे प्राप्त कर लिए हैं और इन 2 प्रकार की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर को आमंत्रित किया है। इसलिए हम औषधीय सामग्री के लिए अन्य 2 प्रमुख कुलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
साथ ही घोषणा करें कि कबीले के मुखिया दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए मिटीर नीलामी घर का दौरा करेंगे। महान बुजुर्ग, किसी को बाजार में तथा हमारे कबीले जियाओं के सभी व्यापारिक स्थानों पर नोटिस लगाने को कहो। मैं चाहता हूं कि पूरा शहर जान जाए कि जियाओ कबीले के बाजार में जल्द ही औषधीय गोलियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी तथा वे एओजिया बाजार की तुलना में सस्ती तथा अधिक प्रभावी होंगी। पिताजी, कृपया कल तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, फिर मिटीर नीलामी घर में जाकर मिस या फी से बातें स्पष्ट करें। बस इतना कहें कि सड़कों पर फैली अफवाहें झूठी हैं तथा हमें कायाकल्प पाउडर तथा माइनर की हुई गोली के लिए गोली के नुस्खे नहीं मिले हैं। उसे आश्वस्त करें कि हम औषधीय अवयवों के लिए अन्य 2 प्रमुख कबीलों के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे ताकि मिटीर नीलामी घर उनके साथ सहयोग करने में आश्वस्त महसूस कर सके। साथ ही उसे सूचित करें कि जियाओ कबीला 3 दिनों में मिटीर त्रैमासिक नीलामी में आमंत्रित किए जाने पर भाग लेगा। ये कहते हुए जियाओ यान ने अपनी 5 उंगलियां आपस में बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसकी समझ में आ गया हो। अध्याय 22 इत्र। न केवल जियोनिंग जैसी युवा पीढ़ी बल्कि खुद जियो जहान भी पूरी तरह से भ्रमित था। अफवाहों को केवल बाद में स्पष्ट करने के लिए फैलाना। सभी ने हैरान होकर देखा। वे छोटे कबीले के नेता के इरादों को समझ नहीं पाए। यानेर, आपने मुझे विशेष रूप से अफवाहों को स्पष्ट करने और उन्हें अन्य 2 प्रमुख कुलों के साथ साहपूर्वक सहयोग करने और उन निम्न श्रेणी के औषधीय अवयवों की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिटीर नीलामी घर जाने के लिए कहा था। क्या आपको चिंता है कि मिटीर या फी को संदेह हो सकता है? जियो जहान ने नाश्ता कर रहे जियो यान को देखा और अपने दिल में सवाल पूछा। एक कारण? हाँ पिताजी, निश्चिंत रहें, मैं कुछ दिनों में नीलामी में आपके साथ चलूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं, जियो यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बचपन से ही उसकी वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान कभी गायब नहीं हुई थी। ... आओ जिया मार्केट में विशेष औषधीय गोली बिक्री खिड़की के सामने भीड़ पहले से ही भाड़े के सैनिकों की चिल्लाने, गाली देने और लड़ने की आवाज़ों से गूंज रही थी, जो सभी एक बहरे कोलाहल में विलीन हो गए जो पूरे बाजार में गूंज रहे थे। औषधीय गोली बिक्री खिड़की के काउंटर के पीछे गोलियां बेचने के लिए जिम्मेदार जियाली कबीले के सदस्य मनोरंजन से भरे चेहरों के साथ बाहर देख रहे थे, भाड़े के सैनिकों को उपचार की गोलियों के लिए जमकर लड़ते हुए देख रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में गर्व की भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी स्थिति उनके द्वारा बेची गई गोलियों से बढ़ गई हो। प्रभारी व्यक्ति जियाली के ने अपनी पहले से ही छोटी आंखों को सिकुड़ते हुए और आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, हे, वे कीमतें फिर से बढ़ने पर नहीं खरीदने के बारे में चिल्लाते हैं, फिर भी वे अंत में आज्ञाकारी रूप से खरीदते हैं। कितने बेशर्म! एक बार जब लोग एक निश्चित स्तर के आराम के आदी हो जाते हैं तो उनके लिए अपने पिछले जीवन के तरीके पर वापस लौटना मुश्किल होता है। उपचार की गोलियों की खुराक खरीदने से मिलने वाली सुरक्षा की भावना वह थी जिसकी सभी भाड़े के सैनिकों को सबसे अधिक आवश्यकता थी। वुटैन शहर के भाड़े के सैनिकों को जादुई जानवरों का शिकार करने और पैसे कमाने के लिए उनके दानव कोर निकालने के लिए लगभग हर दिन जंगल के बाहरी इलाके में जाना पड़ता था। इन जादुई जानवरों से लड़ना जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता था। कायाकल्प पाउडर की एक बोतल रक्तस्राव को तुरंत रोक सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि भले ही कोई प्रमुख धमनी कट गई हो, लेकिन अत्यधिक रक्त की कमी से कोई नहीं मरेगा। अचानक भीड़ में एक अलग तरह की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। क्या आपने सुना? जियो कबीले ने आज सुबह विभिन्न जिलों और उद्योगों में नोटिस लगाए जिसमें घोषणा की गई कि वे कुछ दिनों में औषधीय गोलियां बेचेंगे। उनका दावा है कि उनकी कीमतें कम होंगी और उनका प्रभाव बेहतर होगा। यह असंभव है न? ठीक है, ये सच हो सकता है। मैंने अफवाहों के जरिए सुना है कि जियाओ कबीले ने किसी तरह कायाकल्प पाउडर और माइनर की हुई गोली के लिए गोली के नुस्खे हासिल कर लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नालिन कबीले के एक कीमियागर के साथ सौदा करने के लिए उन गोली के नुस्खों का इस्तेमाल किया। मुझे पता था। व्यापारी हाल ही में औषधीय सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। ये पता चला है कि वे वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे थे। इसलिए यह जियाओ कबीला था जिसने गोली के नुस्खे हासिल किए। लेकिन मैंने सुना है कि एओबा कबीले और जियाली कबीले ने व्यापारियों से औषधीय सामग्री खरीदने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। जियाओ कबीले को अपनी सामग्री कहाँ से मिलेगी? मिट नीलामी घर के बारे में मत भूलना। तिमाही नीलामी सिर्फ 3 दिन दूर है। जैसे जैसे पड़ोसियों के बीच चर्चाएं और अधिक गर्म होती गईं, सभी भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों को एक बात समझ में आ गई, जियाओ कबीला जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। 3 दिनों में होने वाली नीलामी एक खूनी तूफान की शुरुआत होगी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। दोपहर में न केवल जियाओ जहान बल्कि कई बुजुर्ग भी जियाओ कबीले के द्वार पर मौजूद थे। इस बीच कबीले के कई बेहतरीन युवा सदस्यों ने एक जीवंत माहौल बनाया, जिन्होंने इस अवसर के लिए कपड़े पहने थे। यहाँ तक कि जियाओ यान ने भी इस बार बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे, जिससे यह आभास हो रहा था कि पूरा जियाओ कबीला किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तैयार हो रहा है। जुनेर, क्या तुम आज हमारे साथ नहीं आ रही हो?
जियाओयान ने जुनेर के बालों को धीरे से सहलाया और धीरे से पूछा। जुनेर ने उदास भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, आज नहीं जियाओयान गेगे। जुनेर को कुछ काम निपटाने हैं। जियाओयान उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, क्या जुनेर डेट पर जा रही है? जुनेर ने जियाओयान को एक खाली नज़र से देखा और मना कर दिया, क्या सिर्फ जियाओयान गेगे को ही एकांत में साधना करने की अनुमति है और जुनेर को नहीं? जुनेर को अगले कुछ दिनों में एक नई दूर तकनीक का अभ्यास करने की ज़रूरत है। जियाओयान मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं पूछा। सबके अपने अपने रहस्य थे और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी। ... आज का मितिर नीलामी घर निस्संदेह सबसे अधिक चहल पहल वाला था, इसलिए नहीं कि नीलामी की वस्तुओं के बारे में कुछ खास था, बल्कि इसलिए कि हाल के दिनों में फैली अफवाहों ने सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। जब जियाओ कबीले के लोग पहुंचे तो नीलामी घर के सुरक्षा कर्मियों ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया, जिससे पूरा जियाओ कबीला नीलामी घर की ओर बढ़ सका। बड़ी बहन, क्या जियानान अकादमी के नामांकन की अवधि तक आधे साल से भी कम समय नहीं बचा है? जियाओ निंग ने उत्सुकता के साथ जियाओ यू से पूछा। जियाओ यू ने थोड़ा सिर हिलाया, उसका स्वर गर्व से भरा हुआ था। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम पहले से ही नामांकन योग्यता को पूरा करती हो। इसके अलावा वुटैन शहर के इस क्षेत्र में नामांकन के प्रभारी व्यक्ति मेरे प्रशिक्षक हैं। वह 5 स्टार डू ग्रैंड मास्टर हैं। मेरे साथ होने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हे, ये बहुत बढ़िया है। जियाओ निंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। जियाओ यान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने पिता से नजरें मिलाने के बाद वह मुख्य समूह के साथ नीलामी में नहीं गया। इसके बजाय वह मुड़ा और नीलामी घर के वीआईपी कमरे की ओर चल पड़ा। जियाओ यान की हर हरकत ने निस्संदेह सभी का ध्यान खींचा। उसके जाने के कुछ ही समय बाद जियाली कबीले की पोशाक पहने कई लोग जियाली बी को जियाओ यान के जाने की सूचना देने के लिए नीलामी घर की ओर दौड़े। जब जियाली बी ने यह खबर सुनी तो वह ठिठक कर हंस पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसके पास गोली के नुस्खे हों, लेकिन ये बेकार है। मिटेर नीलामी घर जियाओ कबीले को वे कुछ औषधीय तत्व नहीं बेचेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे कीमिया के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। वीआईपी कमरे के बाहर 2 नौकरानियों ने दरवाज़ा खोला और याफी को देखा। वह लाल रंग के चोंगसम में शानदार ढंग से सजी हुई थी, जो उसके कामुक शरीर को पूरी तरह से उभार रहा था। छोटे भाई जियाओ यान, मुझे पता था कि तुम मुझे खोजने आओगे, याफी ने अपने सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। जब से जियाओ जान ने 2 दिन पहले खबर दी, उसे समझ में आ गया कि जियाओ यान कुछ पकाने जा रहा है, और यह कुछ जहरीला जरूर होगा। अब वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि जियाओ यान 2 प्रमुख कुलों को खिलाने के लिए किस तरह का जहर तैयार कर रहा है। जियाओ यान शांत भाव से लिविंग रूम में चला गया और सोफे पर बैठ गया। उसने सीधे मुद्दे पर बात की। क्या बहन याफी ने पहले से ही सभी स्टॉक की गई औषधीय सामग्री अन्य 2 प्रमुख कुलों को बेच दी है? अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए याफी ने जियाओ यान से आंखें मिलाईं और कहा, क्या ये वही नहीं है जो छोटा भाई देखना चाहता था? उसने एक अनुबंध निकाला और आगे कहा, न केवल मौजूदा स्टॉक बल्कि हमारे मिटेर नीलामी घर की जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों और औषधीय उद्यानों द्वारा रखे गए औषधीय तत्व भी। उन 4 प्रकार की औषधीय सामग्री को अगले 5 वर्षों के लिए एजिया मार्केट में बिक्री के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आमतौर पर व्यापारिक अनुबंध गोपनीय होते हैं, लेकिन याफी ने 2 दिन पहले हस्ताक्षरित अनुबंध को सीधे जियाओ यान को सौंप दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि यह पूरी तरह से जियाओ यान का काम है और इसे छिपाना बेकार होगा। अनुबंध सीधा सादा था। 2 प्रमुख कुलों ने 4 प्रकार की औषधीय सामग्री को अगले 5 वर्षों के लिए औषधीय व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली समान कीमत पर सुरक्षित करने के लिए जमा राशि का भुगतान किया था। हालांकि यह जटिल लग सकता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो यह एक वायदा अनुबंध था। जब जियाओ यान ने अनुबंध देखा तो वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं सका। वह जानता था कि 2 प्रमुख कुलों का अंत होने वाला है। छोटे भाई जियाओ यान, क्या तुम बड़ी बहन को बता सकते हो कि तुम अपने उस लौकी जैसे दिमाग में किस तरह की दवा बना रहे हो? आखिरकार बड़ी बहन ने ही तुम्हारी मदद की थी, याफी ने धीरे से कहा और वह अपनी सीट से उठी और जियाओ यान के पास पहुंची। उसके बालों का एक बिखरा हुआ लट उसके गाल को कोमलता से सहला रहा था, जिसमें गुलाब की एक हल्की सी झलक थी जिसने उसके होश उड़ा दिए। जियाओ यान अपने दिल में इस लोमड़ी की आत्मा को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। वह शांत हुआ और सहजता से जवाब दिया, हालांकि मैं बहन याफी के साथ दिल से दिल की बात करना चाहता हूं। बहन याफी को नीलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि यह शुरू होने वाली है। मैं अभी भी खरीदारी करने का इंतजार कर रहा हूं। ये देखकर कि जियाओ यान ने उसके रूप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, याफी ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। मैंने आज अपना मैनस्लेयर परफ्यूम भी इस्तेमाल किया, और फिर भी ये 15 साल के लड़के पर काम नहीं आया। जियाओ यान को नीलामी हॉल में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह जियाओ जान के बगल में बैठ गया और उसे देखकर सिर हिलाया। नीलामी कुछ ही देर बाद शुरू हुई।
जियाओयान ने नीलामी कैटलॉग को पलटा और सूचीबद्ध वस्तुओं में से कुछ ऐसा था जो आज के तमाशे के लिए एकदम सही था। अध्याय 23। मेरे पास सभी क्षमताएं हैं, आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अचानक नीलामी मंच अनगिनत दर्शकों की चौकस निगाहों के सामने जगमगा उठा। याफी अपने आकर्षक लाल चोंगसम में सजी शान से मंच पर उतरी। उसकी हर सूक्ष्म हरकत ने दर्शकों का ध्यान खींचा। उसके कामुक शरीर को उभारने वाले फॉर्म फिटिंग परिधान ने दर्शकों में से कुछ लोगों की उत्सुक निगाहों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। केवल शियाओ यू ही उन लंबी पतली टांगों से मेल खा सकती थी। बस एक मुस्कान और कुछ मजाकिया चुटकुलों के साथ याफी ने पूरे नीलामी हॉल में माहौल को सहजता से जगा दिया। शियाओ निंग जैसे युवा लड़कों के लिए इस स्वाभाविक रूप से जन्मी जादूगरनी से कुछ मीठे शब्द ही मोह के क्षण में बेकार की वस्तुओं पर आवेगपूर्ण बोली लगाने के लिए पर्याप्त होंगे। याफी हमारे मिटी नीलामी घर की तिमाही नीलामी में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए सभी का बहुत आभारी है। हाँ, फेई के लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे जैसे ही वह अपने जैद जैसे हाथों से ताली बजाने से पहले थोड़ा सा हंस रही थी। एक एक करके खूबसूरत युवतियां ट्रे लेकर नीलामी मंच के बीच में चली गईं और नीलामी की वस्तुओं को प्रदर्शित किया। इन वस्तुओं में वुटैन शहर के पास जंगल में भाड़े के समूहों और प्रमुख कुलों द्वारा प्राप्त खजाने, साथ ही मितीर नीलामी घर की अन्य शाखाओं में पारित किए गए सामान शामिल थे। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियां भी थीं जिन्हें मास्टर गुनी ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। यहाँ तक कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की 3 बोतलें जो जियोयान ने कुछ समय पहले याफेई को बेची थीं, वे भी लाइनअप में शामिल थीं। औषधीय गोलियां हमेशा सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं थीं। यहाँ तक कि जियोयान ने खुद भी 2 औषधीय गोलियां खरीदी थीं। अग्निगुण क्यूई विधियों की खेती की गति को तेज करने के लिए दूसरी श्रेणी की ज्वाला बढ़ाने वाली गोली और किसी की डू क्यूई की बहाली दर को बढ़ाने के लिए दूसरी श्रेणी की क्यूई रिकवरी गोली। हालांकि वे क्यूई गैदरिंग पिल जितनी महंगी नहीं थी, फिर भी इन 2 गोलियों की कुल कीमत 10,000 सोने के सिक्के थी। ठीक है, अगली नीलामी वस्तु काफ़ी दिलचस्प है। ये मुख्यालय से लाई गई एक कीमती वस्तु है, 3 छिद्रों वाली एक औषधीय कड़ाही। याफी ने अपने हाथों से ताली बजाई और 3 हटे कट्टे आदमी मंच पर 3 छिद्रों वाली एक हरी और लाल औषधीय कड़ाही लेकर आए। जैसे ही औषधीय कड़ाही दिखाई दी, हर कोई उदासीन लग रहा था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में एक अच्छी कड़ाही की आवश्यकता थी। हालांकि ऐसी कड़ाही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती थी और केवल कीमियागरों को ही इसकी आवश्यकता थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि कीमियागर बहुत कम थे। ये 3 छिद्रों वाली एक औषधीय कड़ाही है। औषधीय कड़ाही में से एक बेहतरीन वस्तु है। शुरुआती बोली 100,000 सोने के सिक्के है। याफी के स्वभाव के बावजूद इस समय उसके मन में मुख्यालय में बेशर्म बूढ़े कमीनों को कोसने की भावना थी। ये वस्तु मूल रूप से मुख्यालय से बिना बिके सामान थी जिसे वुटैन शहर में फेंक दिया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या याफी किसी भोले भाले देहाती व्यक्ति को यह चीज़ खरीदने के लिए बहका सकती है। लेकिन याफी ने चाहे जितना भी चिल्लाया, कोई भी बोली लगाने को तैयार नहीं था। भले ही लियूशी प्रथम श्रेणी के कीमियागर थे, उनके पास अपनी खुद की औषधीय कड़ाही थी और उनके नए बर्तन में बदलने की संभावना नहीं थी। जैसे ही याफी ने आइटम के बिना बिके होने की घोषणा करने वाली थी, एक हाथ धीरे धीरे उठा। जियाओयान ने इत्मीनान से पूछा, मिस याफी, क्या मैं आइटम का निरीक्षण कर सकता हूँ? याफी की पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इस समय अपने दिल में एक असामान्य लहर महसूस की। आमतौर पर नीलामी की वस्तुओं को नहीं बेचा जा सकता है छुआ, लेकिन चूंकि यह लिटिल कबीले के नेता जियाओयान का अनुरोध है, इसलिए याफी आज अपवाद करेगी। याफी के शब्द वसंत की हवा की तरह कोमल थे। उसका लहजा पूरी तरह से संतुलित था, न तो बहुत चापलूसी और न ही आक्रामक। आइटम का निरीक्षण करें। कोई औषधीय कड़ाही का निरीक्षण कैसे कर सकता है? शायद इसे कुछ बार टैप करके देखें कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। लियूशी ने मंच पर कदम रखते ही जियोयान को तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये कितना मूर्ख है, ये सोचकर कि वह कम कीमत पर औषधीय कड़ाही खरीदकर और उसे मुनाफे पर बेचकर सौदा कर सकता है। वह ये भी नहीं समझता कि कीमियागर सेकंड हैंड कड़ाही के इस्तेमाल से घृणा करते हैं। बड़बड़ाहट और संदेह भरी निगाहों के बीच जियोयान कड़ाही के पास गया और उसके एक छेद पर हाथ रख दिया। ये है। जियोयान की हरकत को देखकर मास्टर गुनी के हाव भाव एकदम बदल गए। अगले ही पल एक दबी हुई फुफकार के साथ हवा की एक पीली धारा छेद के ऊपर से गुजरी और अचानक कड़ाही के अंदर एक ठोस पीली लौ में बदल गई। ये घूमती रही और लगातार जलती रही। फिर हरे रंग की लकड़ी की विशेषता वाली डू क्यूई की एक लट लौ के साथ विलीन हो गई, जिससे लौ का रंग हरा हो गया। याफी के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य देखा जा सकता था क्योंकि वह एक तरफ खड़ी थी और उसे एहसास हुआ कि जियोयान क्या कर रहा था। क्या बकवास है, जियोयू ने एक अश्लील शब्द भी बोला और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जिया ली बी,
एओ बापा, लियूशी और अन्य जिन्होंने पहले कीमिया का प्रदर्शन देखा था, सभी खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। तुम एक कीमियागर हो। लियूशी ने मंच पर जियो यान की ओर इशारा किया। उसका स्वर अविश्वास से भरा था। ऐसे दूरदराज के शहर में एक कीमियागर कैसे दिखाई दे सकता है? वे जियानान अकादमी में भी बेहद दुर्लभ थे। जैसे ही लियूशी के शब्द निकले, यहाँ तक कि जिन्होंने कभी कीमिया नहीं देखी थी, वे भी समझ गए कि जियो यान इस समय क्या कर रहा था। वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। क्या आप इस तरह से वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं? जियाओ यान ने अपनी उंगलियां हिलाईं और रक्त का थक्का बनाने वाली घास का एक डंठल, एक जीवंत फल और 2 खसखस के फूल एक ऐसी गति से कड़ाही में उड़े जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी। वे सभी एक पल में आग की लपटों में जल गए ताकि कोई भी पूरी रेसिपी को समझ न सके। भयंकर कड़ाही की लपटों के भीतर छिपी हुई हड्डियां ढनकी हुई थीं। जियाओ यान ने पहली श्रेणी की औषधीय गोली, रक्त का थक्का बनाने वाले पाउडर को दर्जनों बार परिष्कृत किया था और इसे एक कला के रूप में ढाला था। हड्डियां ढनकने वाली लौ की थोड़ी सहायता के साथ उसकी कीमिया की गति और गुणवत्ता दोनों ही उत्कृष्ट थीं। सिर्फ 30 मिनट में जियाओ यान ने एक पेस्ट जैसा रक्त का थक्का बनाने वाला पाउडर तैयार किया और उसे एक डिब्बे में रख दिया। औषधीय सुगंध की एक लहर ने तुरंत पूरे नीलामी घर को भर दिया। 29 मिनटों के दौरान एक भी व्यक्ति अधीर महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वे वुटेन शहर के भविष्य को देख रहे थे। हल्की मुस्कान के साथ जियाओ यान ने याफी को ब्लड क्लॉटिंग पाउडर का एक बड़ा डिब्बा दिया और आत्मविश्वास से कहा, मिस याफी, रुकावट के लिए माफ़ी। असुविधा के लिए मुआवजे के रूप में कृपया ब्लड क्लॉटिंग पाउडर का ये डिब्बा स्वीकार करें। ये औषधीय कड़ाही काफ़ी अच्छी है। मैंने इसके लिए 100,000 सोने के सिक्के बोली लगाई है। याफी ने लगभग सहजता से डिब्बे को स्वीकार कर लिया। 100,000 सोने के सिक्के एक बार, 100,000 सोने के सिक्के 2 बार कहने की नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह से भूल गई। वह बस दंग रह गई। जियाओ यान गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। क्या तुम बच्चे कीमिया जानते हो? क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? श्योर। पूरा नीलामी घर उत्साह से भर गया। खबर तुरंत फैलाओ। जियाओ कबीले का छोटा कबीला नेता जियाओ यान एक कीमियागर है। जिया लाई कबीला और एओबा कबीला खत्म हो गया है। जिया ली बी और एओ बापा निराशा में अपनी कुर्सियों पर गिर गई क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर पूरी तरह से कमज़ोर और शक्तिहीन हो गया है। जियाओ यान सिर्फ एक कीमियागर नहीं था। जियाओ कबीले के छोटे कबीले के नेता के रूप में उसकी पहचान ही उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। लियूशी जैसे विदेशी प्रथम श्रेणी के कीमियागर ने पहले ही वुटेन शहर को उथल पुथल में डाल दिया था। हालांकि लियूशी ने अपनी कीमिया सेवाएं मुफ्त में नहीं दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फीस ली, जिसके परिणामस्वरूप बेहद महंगी औषधीय गोलियां मिलीं। लेकिन जियाओ यान, वह जियाओ कबीले का छोटा कबीला नेता था। इसका मतलब यह था कि जियाओ कबीले द्वारा बेची गई हर गोली के लिए सामग्री की लागत घटाने के बाद बाकी सब शुद्ध लाभ होगा। शुद्ध लाभ, बिल्कुल शुद्ध लाभ। एओ जिया मार्केट की औषधीय गोलियां संभवतः जियाओ कबीले की गोलियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं, बाद वाले को स्वाभाविक रूप से कीमत में लाभ था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जियाओ यान की गोली बनाने की विधियां और कीमिया तकनीकें लियूशी से बेहतर थीं। जिस क्षण जियाओ यान ने सार्वजनिक रूप से अपनी कीमिया कौशल का प्रदर्शन किया, औषधीय गोलियों पर यह युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। याफी को अचानक 5 साल का जड़ी बूटी आपूर्ति अनुबंध याद आ गया जिस पर 2 प्रमुख कुलों ने हस्ताक्षर किए थे। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि लियूशी को जिन विशिष्ट औषधीय अवयवों की ज़रूरत थी उनकी कीमतें गिर जाएंगी और उसकी औषधीय गोलियां जियाओ कबीले की गोलियों द्वारा अंतहीन रूप से दबा दी जाएंगी। एओ जिया मार्केट की औषधीय गोलियां अनिवार्य रूप से तब तक नहीं बिकेंगी जब तक जियाओ यान अपनी औषधीय गोलियों की कीमतों को एक निश्चित सीमा के भीतर रखता है। भले ही वे बिक जाएं, लेकिन प्रत्येक बिक्री से घाटा होगा। इसके अलावा उन्हें पहले स्थान पर इतनी सारी औषधीय अवयवों की ज़रूरत नहीं होगी। यह मूल रूप से एक शिकारी मूल्य कटौती रणनीति थी। जियाओ यान के पास अब ऐसा करने के लिए पूंजी थी। याफी को पता था कि अधिक औषधीय सामग्री प्राप्त करने और जियाओ कबीले को आपूर्ति पर एकाधिकार करने से रोकने के लिए 2 प्रमुख कबीलों ने अपनी कई संपत्तियां गिरवी रख दी थीं और सहयोग के लिए जड़ी बूटी व्यापारियों को पहले ही जमा राशि दे दी थी। यही उसकी योजना थी। याफी का छोटा सा मुंह थोड़ा खुला रह गया जब उसने जियाओ यान को देखा, जो एक सितारे की तरह चमक रहा था, और अचानक उसे कई बातें समझ में आ गईं। जियाओ यान अन्य 2 प्रमुख कबीलों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था और जियाओ कबीले को वुटेन शहर में एकमात्र अधिकार बनाना चाहता था। अध्याय 24, स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग। यानेर, तुमने कीमिया कब सीखी? जियो झान ने पाया कि वह अपने बेटे को समझने में असमर्थ है। वह हमेशा से जानता था कि जियो यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह प्रतिभा मुख्य रूप से डुक्यूई की खेती से संबंधित थी। फिर भी आज उसका बेटा भी एक कीमियागर निकला। जियो यू ने जियो यान को चौड़ी आंखों से देखा।
जियानान अकादमी में कीमियागर थे और उसने एक बार औषधीय गोलियों के लिए उनकी मदद लेने की कोशिश की थी। अकादमी में कीमियागर बहुत कम थे और उनमें से हर एक गर्व और घमंडी था, अपनी नाक हवा में उठाए हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियोयान वास्तव में एक कीमियागर था। इसके अलावा जिस कुशलता से उसने काम किया, उससे पता चलता था कि कीमियागर बनना सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। जियाओयान ने माफ़ी के भाव से अपनी नाक को छुआ और कहा, पिताजी, आपको पहले न बताने के लिए मुझे खेद है। मैं आपको बताने से पहले और अधिक कुशल होने का इंतजार कर रहा था। जियाओ जान ने जियाओयान के सिर को छुआ और हंसा, मूर्ख लड़के, पिताजी तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। जियाओयान के कीमिया के सार्वजनिक प्रदर्शन से पूरी नीलामी स्वाभाविक रूप से बर्बाद हो गई। कोई भी शेष वस्तुओं पर बोली लगाने के मूड में नहीं था। सभी गुटों को यह स्पष्ट था कि वुटेन शहर के भीतर सत्ता की गतिशीलता बदलने वाली थी और उन्हें तैयार रहने की ज़रूरत थी। वे जिया ली और एओबा कुलों से खुद को दूर करके शुरुआत करेंगे। लियू शी ने पीले चेहरे वाले जिया ली बी और एओबापा को देखा, फिर चुपचाप नीलामी घर से बाहर निकल गया। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह समझ गया कि इन 2 कुलों का अंत हो चुका है। भले ही वह सबसे निचले स्तर का कीमियागर था, लेकिन उसके लिए बिना भुगतान के इन कुलों के लिए गोलियां परिष्कृत करना असंभव था। चूंकि इन दोनों कुलों के पास देने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था। यह अफसोस की बात है कि मैं उस महिला को नहीं पा सका, उसने अफसोस के साथ सोचा। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओयान ने महसूस किया कि लियूशी चुपके से भाग गया है। उसने निर्देश दिया, ग्रैंड एल्डर, सेकंड एल्डर, कृपया शहर के द्वार पर घात लगाकर बैठें और लियूशी का सिर वापस लाएं। जियाओ निंग और कुछ युवा सदस्यों ने जब उसके शब्द सुने तो उन्हें गहरी सांसें निगलने में कठिनाई हुई। वे उसके शब्दों में तीव्र हत्या के इरादे को समझ सकते थे। कई लोग जानते थे कि लियूशी ने उस दिन जूनेर को मौखिक रूप से उकसाया था। उन्होंने शुरू में यह मान लिया था कि जियाओयान दूसरे पक्ष को बाहर निकालने के बाद बीती बातों को भूल जाएगा, लेकिन उन्होंने उससे इतनी नाराज़गी रखने की उम्मीद नहीं की थी। ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर ने स्थिति को भांपने के बाद गंभीरता से अपना सिर हिलाया। यद्यपि चौथे दर्जे के कीमियागर के शिष्य को मारना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन आगे सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि जियाओयान अंततः खुद चौथे दर्जे का कीमियागर बन सकता है। इसके अलावा, चूंकि वे पहले ही लियूशी को नाराज़ कर चुके थे, इसलिए सुलह की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। पिताजी, आप सभी को पहले वापस जाना चाहिए। मैं औषधीय कड़ाही के लिए भुगतान कर दूंगा और फिर वापस जाऊंगा। आप और बुजुर्ग बाकी मामलों को संभाल सकते हैं, जियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब उसने देखा कि नीलामी जारी नहीं रह सकती तो वह वीआईपी कमरे की ओर बढ़ गया। वीआईपी कमरे के अंदर वह सोफे पर बैठ गया और बेपरवाह तरीके से मेज से फल का एक टुकड़ा उठाया। याफी और मास्टर गुनी ने तीखी आवाज़ के साथ प्रवेश किया और उसके सामने बैठ गए। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुमने मेरी नीलामी बर्बाद कर दी। याफी ने आक्रोश का भाव दिखाया, फिर भी उसकी आंखों में चुलबुलापन और चंचलता का संकेत था। जियोयान ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, मास्टर गुनी ने पहले भी सार्वजनिक रूप से कीमिया का प्रदर्शन किया है। मुझे कैसे पता था कि यह इस तरह से होगा? मास्टर गुनी केवल एक तरफ से मुस्कुरा सकते थे। कीमिया का उनका सार्वजनिक प्रदर्शन जियोयान के प्रदर्शन से पूरी तरह अलग था। याफेई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, छोटे भाई जियोयान, मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। मूल्यांकन के आधार पर आपने अभी जो रक्त का थक्का जमाने वाला पाउडर परिष्कृत किया है, उसने मध्यवर्ती प्रथम स्तरीय औषधीय गोली के प्रभाव को प्राप्त किया है, जो लियूशी द्वारा परिष्कृत कायाकल्प पाउडर से भी बेहतर है। इसके अलावा आपकी तकनीक बहुत कुशल है। आप कम से कम एक उच्च श्रेणी के प्रथम स्तरीय कीमियागर हैं, संभवतः प्रथम स्तरीय के शिखर पर भी, जो द्वितीय स्तरीय में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी हमारे मिटीर नीलामी घर में शामिल होने के बारे में सोचा है? बेशक, मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ। हम आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और आपके अभ्यास के लिए औषधीय सामग्री की आपूर्ति करेंगे। याफी ने आते ही जियोयान को एक जैतून की शाखा दी, उसे मिटीर नीलामी घर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसकी प्रतिभा ने उसे चकित कर दिया। अब वह 90% निश्चित थी कि जियोयान ने खुद फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की 3 बोतलों को परिष्कृत किया था। एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर के लिए द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना संभव था। अपने स्तर के शिखर पर एक कीमियागर के लिए अगला कदम स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करना था। हालांकि द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बनने के लिए केवल द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना ही नहीं था, बल्कि सफलता दर और कीमियागर एसोसिएशन के मूल्यांकन को पास करना भी था। जियोयान ने अपने हाथ में फल रखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, बहन याफी, लेकिन मेरा मिटीर कबीले में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है।
हालांकि याफी अधिक अनुकूल शर्तें दे सकती थी, जैसे कि उच्च स्तरीय गोली बनाने की विधि या उच्च स्तरीय कीमियागर से एक पर एक मार्गदर्शन प्रदान करना। वह जानती थी कि जियाओ यान को संभवतः किसी कीमियागर से विरासत मिली होगी या उसके पीछे कोई शक्तिशाली गुरु होगा। अन्यथा गोली बनाने की विधि के बिना, चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, उसके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करना असंभव होता, भले ही ये केवल भाग्य के कारण ही क्यों न हो। याफी ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे जियाओ यान को देते हुए कहा, मैं जल्द ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर लूंगी और शाही राजधानी में वापस आ जाऊंगी। इस औषधीय कड़ाही और उसके अंदर की औषधीय सामग्री को मेरा उपहार समझो। जब तुम मजबूत हो जाओ तो राजधानी में अपनी बड़ी बहन से अक्सर मिलना मत भूलना। जियाओ यान ने थोड़ी गर्म स्टोरेज रिंग पकड़ी और सिर हिलाया। भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूँ। बहन याफी की सुंदरता चांद को भी मात दे सकती है और फूलों को भी शर्मसार कर सकती है। इसे भूलना मुश्किल है। चिकनी बात करने वाली। जियाओ यान की विदाई को देखते हुए याफेई ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और खुद से बुदबुदाया, वह केवल 15 साल का है। मास्टर गुनी ने हल्के से अपना गला साफ किया और कहा, मिस, मुझे नहीं लगता कि उम्र कोई मुद्दा है। याफेई का सुंदर चेहरा अचानक चमकीला लाल हो गया क्योंकि उसे कुछ महीने पहले की अपनी बातें याद आ गईं। शर्माते हुए उसने जवाब दिया, तुम क्या सोच रही हो? मैं उससे कई साल बड़ी हूँ। वह तो बस एक छोटा बच्चा है। उम्र सिर्फ एक संख्या है और महिलाएं बढ़िया शराब की तरह बूढ़ी होती हैं। उद्धरण चिन्ह ... इसके बाद की घटनाएं बहुत सरल थीं। जिया ली और एओबाकुलो द्वारा संयुक्त रूप से संचालित बाजार ने उसी दिन अपने बंद होने की घोषणा की, क्योंकि अनगिनत दुकान मालिकों ने अपनी जमा राशि जब्त कर ली, अपनी दुकानें बंद कर दी और जियाओ कबीले के बाजार में किराए की जगह के लिए आवेदन करने चले गए। परिणामस्वरूप जियाओ कबीले के बाजार में दुकानों के लिए किराए की दर आसमान छू गई, जो 3 गुना तक बढ़ गई। फिर भी जगहों की मांग अभी भी बहुत अधिक थी। इस बीच जिया ली और एओबाकुलों के दिमाग में केवल एक ही बात थी, प्रमुख औषधीय व्यापारियों और मितिर नीलामी घर के साथ अपने अनुबंधों को रद्द करना। जैसा कि अपेक्षित था, व्यापारियों ने सिटी लॉर्ड के कार्यालय में शिकायत दर्ज करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। यदि जिया ली और एओबाकुलो ने अपने अनुबंधों का उल्लंघन किया तो उन्हें अनुबंधों में निर्धारित भारी मुआवजा देना होगा और उनकी गिरवी रखी गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दोनों प्रमुख कुलों के पास पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया। अंततः जियाओ कबीले ने व्यापारियों और याफी से दोनों कबीलों की अधिकांश संपत्ति बहुत कम कीमत पर हासिल कर ली, बिना किसी युद्ध में शामिल हुए। तब से वुटेन शहर जियाओ कबीले के एकमात्र नियंत्रण में आ गया। लियूशी को अंततः ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर ने मार डाला। उसके शरीर को जियाओ कबीले में वापस ले जाया गया, जहां जियाओ यान ने उसे एक ही लौ से जलाकर राख कर दिया। 3 दिन बाद जियाओ यान ने एक गुफा में बोन चिलिंग फ्लेम द्वारा छोड़ी गई गर्मी को लगातार अवशोषित किया और अंततः 7 स्टार डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच गया। हवा में तैरती बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति उसकी सफलता पर खुशी की नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। मेरी साधना की गति धीमी हो गई है। जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 7 स्टार चरण तक पहुंचने के बाद उसकी साधना की गति धीमी हो गई थी। हालांकि अब वह बोन चिलिंग फ्लेम के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी अंततः सीमित थी। 7 स्टार स्टेज पर पहुंचने के बाद उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी, जिसके कारण सुधार की दर धीमी हो गई। अपनी साधना की गति बढ़ाने का एकमात्र तरीका औषधीय गोलियां लेना था। हालांकि उसके पास उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों का समर्थन नहीं था। वुटेन शहर आखिरकार एक सीमावर्ती शहर था और उच्चतम स्तरीय कीमियागर खुद ही निकला। स्वर्गीय ज्वाला। मेरे लिए अपनी साधना को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका औषधीय गोलियां लेना नहीं है, बल्कि एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना है। उसने एक प्राचीन पुस्तक निकाली और कवर पर 3 बड़े शब्द स्पष्ट रूप से लिखे थे, लेस देन स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग, ग्रेटर दैन। इस प्राचीन पुस्तक में डुक्यूई महाद्वीप पर सभी स्वर्गीय ज्वालाएं सूचीबद्ध थीं। कुल मिलाकर 23 प्रकार की थीं। हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला 11वीं रैंक थी, ठीक बीच में। अध्याय 25। वह मूर्ख। हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि उसे ज्वाला मंत्र द्वारा सीधे भस्म नहीं किया जा सकता था। यदि कोई निम्न श्रेणी की स्वर्गीय ज्वाला होती तो मैं पहले खुद को मजबूत करने के लिए कमजोर ज्वाला को भस्म कर सकता था और फिर अस्थि को ठंडा करने वाली ज्वाला को भस्म करने का प्रयास कर सकता था। ज्वाला मंत्र बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय दोनों था। ये स्वर्गीय ज्वालाओं को भस्म करके और उन्हें अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में शामिल करके अपने साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि समस्या ये थी कि जियाओ यान का शरीर अस्थि को ठंडा करने वाली ज्वाला की भयानक ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो उसका साधना स्तर बहुत कम था, उसका शरीर बहुत कमजोर था और अस्थि को ठंडा करने वाली ज्वाला की ऊर्जा बहुत मजबूत थी।
इससे पहले कि ज्वाला मंत्र स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना शुरू कर सके, उसका शरीर पहले भस्म हो जाएगा। जियो यान ने स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग खोली, जिसके लेखक को वह नहीं जानता था। रैंकिंग में डूक्यूई महाद्वीप पर स्वर्गीय ज्वाला के 23 प्रकारों का विस्तृत चित्रण और स्पष्टीकरण के साथ विवरण दिया गया था। स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 23वें स्थान पर रहस्यमयी पीली ज्वाला थी। ये दुनिया की यिन और यांग ऊर्जाओं के बीच पैदा हुई थी। यह एक में विलीन हो गई, निराकार लेकिन भारी, अपने प्रकटीकरण पर ब्रह्मांड का भार वहन करती हुई। 22वें स्थान पर 10,000 जानवरों की ज्वाला थी। यह असंख्य जानवरों की जीवन शक्ति से भरी भूमि में पैदा हुई थी। यह अनगिनत प्राणियों की शक्ति और आत्मा का एक सम्मिलन था और इसका रंग सभी वन्यजीवों के सार को समाहित करता था। यह एक संरक्षक ज्वाला के रूप में कार्य करती थी जो सभी जानवरों की जीवन शक्ति और समृद्धि को बढ़ावा देती थी। 21वें स्थान पर यिन यांग ट्विन फ्लेम थी। यह पाताल लोक और नश्वर क्षेत्र के बीच शून्य में उत्पन्न हुआ और शून्य में तैरते यिन यांग प्रतीक के समान काले और सफ़ेद स्वर प्रदर्शित करता था। ये लपटें सृजन और विनाश के प्राकृतिक नियमों को मूर्त रूप देती हैं। यांग ज्वाला जीवन को बचाने और अंतहीन विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है, जबकि यिन ज्वाला मृत्यु लाती है क्योंकि यह राख के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। 20वें स्थान पर भूतिया जहर की ज्वाला थी। यह पाताल लोक के प्राचीन जहरीले दलदलों में पैदा हुई थी। सहस्राब्दियों से इसने अंतहीन जहरीले धुएं को अवशोषित किया। इसकी आत्मा को बनने और प्रकट होने में सदियां लग गईं। जब पूरी तरह से विकसित हुआ तो इसका हरा रंग जहरीले वाष्पों को भेदते हुए भूतिया आग जैसा था। इसकी घातक जहरीली प्रकृति ने इसे अधिकांश लोगों के लिए अछूता बना दिया और केवल एक शोकपूर्ण विष शरीर वाले लोग ही इसे अवशोषित करने में सक्षम थे। रैंकिंग में 19वें स्थान पर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम थी। ये गहरे भूमिगत रूप से बना था और ग्रह की लौ की पॉलिशिंग, सम्लन, संपीड़न और नक्काशी से गुजरा था। इसने 10 साल में आत्मा का निर्माण किया, 100 साल में आकार लिया और 1000 साल में कमल में तब्दील हो गया। जब ये पूरी तरह से बन गया तो इसका रंग हरे रंग की तरफ झुक गया और कमल का कोर हरे रंग की लौ का एक समूह बन गया जिसे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम कहा जाता है। इस लौ की शक्ति अप्रत्याशित थी क्योंकि यह ज्वालामुखियों की शक्ति को नियंत्रित करने और प्रकृति की विनाशकारी शक्ति बनाने में सक्षम थी। जियाओ यान ने स्वर्गीय ज्वाला के अंतिम 5 प्रकारों के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। यदि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जल्दी से एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना चाहता था तो ये अंतिम 5 निस्संदेह सबसे अच्छे विकल्प होंगे। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग किसने संकलित की थी, लेकिन इसे स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। स्टोरेज रिंग में जियाओ यान को एक रिकॉर्ड या बल्कि एक डायरी मिली जिसमें पिछले मालिक द्वारा बोन चिलिंग फ्लेम को वश में करने की प्रक्रिया का विवरण था। पिछले मालिक ने 5वीं श्रेणी की रक्त कमल सार गोली खा ली थी और अपने डुकिंग साधना क्षेत्र के साथ भी वह लगभग राख में बदल गया था। यह आखिरी क्षण था जब वह अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को वश में करने में सफल रहा। इसका मतलब यह था कि अगर वह ज्वाला मंत्र के साथ अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को पूरी तरह से भस्म करना चाहता था तो उसे 5वीं श्रेणी की रक्त कमल सार गोली को परिष्कृत करना होगा और कम से कम डुकिंग की साधना करनी होगी ताकि कोई मौका मिल सके। रक्त कमल सार गोली शरीर के भीतर रक्त की एक सुरक्षात्मक पपड़ी बना सकती है जो ज्वाला से होने वाले नुकसान से आंतरिक और बाहरी दोनों को बचा सकती है। जियो यान ने हमेशा याफी से रक्त कमल सार गोली के लिए औषधीय अवयवों पर नजर रखने के लिए कहा था। याफी ने उसे जो भंडारण अंगूठी दी थी उसमें रक्त कमल सार गोली के लिए कुछ मुख्य अवयवों को छोड़कर सभी सहायक अवयव शामिल थे। अगर मेरे पास ब्लड लोड्स एसेंस पिल होती तो क्या मुझे डू स्पिरिट बनने पर आखिरी रैंक वाली रहस्यमयी पीली लौ को खाने का मौका मिलता? शायद डू ग्रैंड मास्टर के तौर पर नहीं, यह एक शीर्ष डू मास्टर के तौर पर भी संभव हो सकता है। आखिरकार मेरे शरीर में बोन चिलिंग फ्लेम का एक निशान है। अगर मैं इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करता हूं तो ये काम कर सकता है। जियाओ यान इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही वह निराशा से भरे चेहरे के साथ जमीन पर लेट गया। अफसोस, 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली, मैं इसके लिए कैसे प्रशिक्षण ले सकता हूँ? मेरे दिमाग में मैं अभी 3री श्रेणी की औषधीय गोली को भी परिष्कृत नहीं कर सकता। जियाओ यान ने कीमिया के बारे में बहुत जानकारी हासिल कर ली थी और एक बार हुनहुजी की कीमिया तकनीक को देखने के बाद वह 2री श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। हालांकि 3री श्रेणी की औषधीय गोलियां उसके लिए बहुत कठिन थीं। कठिनाई शोधन प्रक्रिया में नहीं बल्कि सामग्री जुटाने में थी। वुटैन शहर में 3री श्रेणी की औषधीय गोली के लिए सामग्री जुटाना उसके लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। कीमियागर सोना खाने वाले जानवरों की तरह थे। उच्च श्रेणी के कीमियागरों को उनकी कीमिया से सीखने के लिए देखने के अलावा कीमिया के अधिकांश भाग में अथक अभ्यास और असफलता से सीखना शामिल था। औषधीय गोली का स्तर जितना ऊंचा होता है उतनी ही दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होती है। स्वर्गीय ज्वाला की सहायता के साथ भी सफलता मिलना मुश्किल था। 3री श्रेणी की औषधीय गोली के लिए सामग्री का पूरा सेट जुटाना बहुत मुश्किल था। जियो यान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस पर सोल रिंग को देखा।
वर्तमान में उसके सामने दो रास्ते थे। पहला था जुनेर और जियानान अकादमी में अन्य लोगों के साथ अध्ययन और साधना करना, जब तक कि वह सीधे अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को भस्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। जियानान अकादमी डूक्यूई महाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित उन्नत अकादमी थी। ये सभी युवाओं के दिलों में लगभग एक पवित्र स्थान था। जियामा साम्राज्य और दो अन्य प्रमुख साम्राज्यों के बीच जंक्शन पर स्थित जियानान अकादमी ने ऐसे अराजक क्षेत्र में भी एक उच्च दर्जा बनाए रखा। यह अकादमी की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर उसने फ्लेम मंत्र की साधना नहीं की होती तो जियाओ यान निश्चित रूप से जियानान अकादमी में अध्ययन करना चुनता। दूसरा रास्ता स्टोरेज रिंग के अंदर हॉल ऑफ सोल्स टोकन से जुड़ा था। उसने हुनहुजी की पहेली को सुलझा लिया था और जहर को डिटॉक्सिफाई कर दिया था। हुनहुजी के अनुसार वह अब उस टोकन को शाही राजधानी में हॉल ऑफ सोल्स में ले जा सकता था। सोल रिंग में डूक्यूई महाद्वीप के मानचित्रों वाली किताबें थीं, जिनमें से एक में महाद्वीप के प्रमुख गुटों का विवरण था। उन्हें एक हॉल, एक टॉवर, दो संप्रदाय, तीन घाटियां, चार मंडप के रूप में वर्णित किया गया था। हॉल ऑफ सोल्स को डूक्यूई महाद्वीप के शीर्ष संगठनों में से एक माना जाता था और इसका प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ था। हालांकि समस्या ये थी कि किताबों के अनुसार हॉल ऑफ सोल्स एक दुष्ट और भयानक संगठन जैसा दिखता था। वे लगातार प्रतिभाशाली किमियागरों का अपहरण कर रहे थे और शक्तिशाली आत्मा शरीरों को जब्त कर रहे थे। जियाओ यान समझ गया कि हुनहुजी ने उसे टोकन इसलिए दिया था क्योंकि उसने उसकी स्वाभाविक रूप से मजबूत आत्मा और कीमियागर के रूप में उसकी प्रतिभा में क्षमता देखी थी। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स अज्ञात खतरों से भरा हुआ था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अगर वह स्वर्गीय लपटों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था और अधिक उन्नत कीमिया तकनीक सीखना चाहता था तो हॉल ऑफ सोल्स में प्रवेश करना सबसे अच्छा तरीका था। शक्ति एक चाकू की तरह थी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि इसे चलाने वाला कैसे इस्तेमाल करता है। लोगों को काटना है या सब्जियां, ये पूरी तरह से चलाने वाले पर निर्भर करता था। मैं स्वर्गीय लपटों की तलाश कहाँ से शुरू करूं? जियाओ यान ने आसमान की ओर देखा कि देर हो रही थी और फिर गुफा से बाहर निकल गया। वह भी कबीले के प्रवेश द्वार पर लौटा ही था कि उसे एक जानी पहचानी छाया दिखाई दी। यह एक युवा लड़की की नाजुक आकृति थी जो आंगन में सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी थी और एक असाधारण सुंदरता बिखेर रही थी। जुनेर ने आखिरकार वापस आने का फैसला किया है। जुनेर ने जियाओ यान की आवाज़ सुनी और देखने के लिए मुड़ी। ठीक उसी समय उसे गेट के बाहर से लौटते हुए देखा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक नर्म हंसी के साथ कहा, जुनेर ने अभी अभी बंद दरवाजे की साधना सत्र समाप्त किया है। एकांत से बाहर आने के बाद मैंने जो कुछ सुना वह जियाओ यान गेगे के शानदार कामों के बारे में था। जुनेर, जाहिर है, जियाओ यान के कीमिया के सार्वजनिक प्रदर्शन का जिक्र कर रही थी और कैसे उसने बिना खून की एक बूंद बहाए दो प्रमुख कुलों को लगभग दिवालिया बना दिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जियाओ यान ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। जियाओ यान के चेहरे पर जो पिटाई की भीख मांग रहा था उसे देखकर जुनेर की हंसी साफ और मीठी थी। तो जियाओ यान गेगे को बधाई। चाहे आप किसी भी स्तर के कीमियागर हो या आपकी साधना का स्तर कुछ भी हो, जियानान अकादमी निश्चित रूप से आपके लिए एक विशेष अपवाद बनाएगी। जियाओ यान गेगे, आपको अकादमी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देने की भी ज़रूरत नहीं है। जियानान अकादमी के बारे में सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखी। जुनेर ने इस सूक्ष्म परिवर्तन को ध्यान से देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ जियाओ यान गेगे? क्या तुम आगे की पढ़ाई के लिए जियानान अकादमी नहीं जाना चाहते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियानान अकादमी में डूक्यूई की खेती करने के बजाय मैं अभी स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में अधिक रुचि रखता हूँ। जियाओ यान ने अपनी इच्छा नहीं छिपाई, क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला ऐसी चीज़ थी जिसका हर कीमियागर सपना देखता है। जुनेर ने उसके शब्द सुनकर पलकें झपकाईं। स्वर्गीय ज्वाला? लेकिन जियानान अकादमी में एक है। क्या चचेरे भाई जियाओ यू ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? वह मूर्ख। अध्याय 26 गठन। जियाओ यान जल्दी से जियाओ यू से जियानान अकादमी में स्वर्गीय ज्वाला के बारे में पूछने गई। दुर्भाग्य से जियाओ यू को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसने खुद सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। उसने सुना था कि जियानान अकादमी में धधकते आकाश की रिफाइनिंग टावर के कारण व्यक्ति की साधना की गति बढ़ जाती है, लेकिन वह किस विशिष्ट स्वर्गीय ज्वाला के बारे में निश्चित नहीं थी। ये सब सिर्फ अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं था। तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा कि तुम जाना नहीं चाहती हो। जियाओ यू ने अपनी बाहें क्रॉस करके और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाकर जियाओ यान की ओर देखा जो पूछताछ करने आया था। उसने एक बार जियाओ यान से पूछा था कि क्या वह जियानान अकादमी में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके अस्पष्ट उत्तर ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार कबीले में उसकी वापसी मुख्य रूप से आगामी जियानान अकादमी नामांकन के लिए थी। वह देखना चाहती थी कि कबीले के कितने लोग परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं और देखना चाहती थी कि क्या वह उन्हें पिछले दरवाजे से अंदर जाने में मदद कर सकती है।
लिटिल कबीले के नेता के रूप में जियाओयान की प्रतिभा और साधना स्तर पर कोई सवाल नहीं था। हालांकि जियाओजान जियाओयान को जाने देने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसने कहावत समझी, मछलियां स्वतंत्र रूप से छलांग लगा सकती हैं क्योंकि समुद्र काफ़ी विशाल है और पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि आकाश काफ़ी ऊंचा है। वुटैन शहर अंततः उसके बेटे की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए बहुत छोटा था। जियाओयान ने यह भी समझा कि उसे मजबूत बनने के लिए वुटैन शहर छोड़ने और दुनिया का पता लगाने की ज़रूरत है। नतीजतन उसने प्रस्थान करने से पहले अन्य 2 प्रमुख कुलों को खत्म करने की कई योजनाएं तैयार की थीं। चलो, मैं एक किमियागर हूँ। स्वर्गीय ज्वाला की चाहत होना स्वाभाविक है। चूंकि जियानान अकादमी में एक है, इसलिए निश्चित रूप से मैं जाना चाहता हूँ। जियाओयू को आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से कहा, लापरवाह मत बनो, तुम छोटे विकृत हो। जियानान अकादमी वुटैन सिटी की तरह नहीं है। अगर तुम वहां परेशानी खड़ी करोगे तो कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। धधकते आकाश क्यूई रिफाइनिंग टावर में एक स्वर्गीय ज्वाला का अस्तित्व सिर्फ एक किंवदंती है। अगर कोई है भी, तो वह जियानान अकादमी का है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आसानी से स्वीकार कर सकता है। जियाओयू की चिंतित नज़र देखकर जियाओयान ने उसके कंधे को थपथपाया और एक महान साधु की तरह व्यवहार किया। आराम करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। छोटे कबीले के नेता के रूप में मैं जियानान अकादमी में भी हमारे कबीले के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये युवा मास्टर तुम्हारे साथ है। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। जियाओयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कबीले के मैदान को देखा, जो अब काफी खाली था। आज जियानान अकादमी से भर्ती दल वुतान शहर में आने वाला था और यहाँ तक कि कबीले के वे लोग भी जो जानते थे कि वे योग्य नहीं हैं, वे देखने के लिए भाग गए थे, जिससे जगह सुनसान हो गई थी। अब तक वुतान शहर के द्वार लोगों की भीड़ से अवरुद्ध हो गए थे। ये लोग जियानान अकादमी के मूल्यांकन को पास करना उतना आसान नहीं है जितना कि बस वहां पहुंच जाना, उसने धीरे धीरे शहर के द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा। जब जियाओयान वुतान शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा तो वह विशाल उन्मादी भीड़ को देखकर अपने माथे को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि शहर की चौकी भी किसी भी संघर्ष के डर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर थी। उसने जियानान अकादमी में नामांकन प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की थी। पहला कदम लाइन में खड़ा होना और अपनी साधना के स्तर और उम्र की जांच करवाना था। जियानान अकादमी में केवल 20 वर्ष से कम आयु के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था और उनकी साधना कम से कम 7वें चरण के डू डिसिपल पर होनी चाहिए थी। बिना भेदभाव के शिक्षा दें वाली कहावत डू क्यूई महाद्वीप पर लागू नहीं होती। हर साल बड़ी संख्या में लोग आते थे और पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करते थे। हाँ, क्या तुम किसी मुश्किल में फंस गई? हमारे सुपर जीनियस लिटिल कबीले के नेता के भी अपने पल होते हैं। जियाओयू ने जियाओयान की निराश नज़र देखकर खुशी से ठहाका लगाया। वह कबीले के सदस्यों को व्यवस्थित करने और उन्हें जानकारी देने के लिए जल्दी ही चौक पर पहुंच गई थी। अब वह आखिरकार जियाओयान, इस छोटे से विकृत व्यक्ति को असमंजस में देख सकती थी और वह इससे ज्यादा रोमांचित नहीं हो सकती थी। जियाओयान ने अपनी आंखें घुमाईं और उस पर कोई ध्यान देने में बहुत आलसी था। बहन जियाओयू, तुम्हारे पास कोई रास्ता जरूर होगा, है न? जियाओ मेई ने जियाओयू के कपड़े पकड़े और धीरे से बोली। जियाओयू ने अपनी सुंदर नाक सीधी की, अपनी पहले से ही खिली हुई छाती को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहन के साथ आओ। चलते हुए उसने गर्व से कहा, वुटैन सिटी में इस साल की भर्ती का प्रभारी व्यक्ति मेरा प्रशिक्षक है। उसका पसंदीदा छात्र होने के नाते मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। जियाओयू को अपनी लंबी सेक्सी टांगें उठाकर चौक के दूसरी तरफ जाते हुए देखकर जियाओयान ने अपने हाथ जुनेर की ओर बढ़ा दिए, जिसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। जियाओयान को नुकसान में देखना वाकई एक दुर्लभ दृश्य था। चलो चलते हैं, मुझे भी भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं हैं। ये सुनकर जुनेर हल्के से मुस्कुराए और जियाओयान के पीछे पीछे सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने पीछे के दरवाजे से जाने की बात की, लेकिन जियाओ कबीले के सभी सदस्य पीछे नहीं जा सकते थे। केवल जियाओयान, जुनेर, जियाओ निंग और जियाओ मेई, जो कबीले के 4 सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थे, को ही इसे लेने की अनुमति थी। अन्य कबीले के सदस्य जो मुश्किल से मानदंडों को पूरा करते थे, उन्हें हमेशा की तरह परीक्षण के लिए लाइन में लगना पड़ा। समूह जियाओयू का पीछा करते हुए चौक के पीछे पहुंच गया, जहां पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों ने घेराव की 2 या 3 परतें बना रखी थीं। उनके हथियारों में एक ठंडी चमक थी जो गर्म सूरज के नीचे भेदी किरणों को परावर्तित कर रही थी। जियाओयू ने अकेले आगे बढ़ने से पहले जियाओयान और अन्य लोगों को संक्षेप में निर्देश दिए। उसने अपने सीने से एक हरा कार्ड निकाला और एक अधिकारी जैसे सैनिक से धीरे से बात की। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने जियाओयान और बाकी लोगों को आने के लिए इशारा किया। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी की ठंडी निगाहें जियाओयान और उसके साथियों पर पड़ीं। थोड़ी देर बाद ही उसने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, उन्हें जाने दो। अधिकारी के आदेश के बाद कवच के टकराने की आवाज़ आई।
यह एक संकरी पगडंडी के रूप में एक साफ सुथरी आवाज़ थी जो लोगों के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ी थी। जैड कार्ड को दूर रखने के बाद जियाओ यू ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। उसके पीछे जियाओ मेई और जियाओ निंग थे और जियाओ यान और जुनेर पीछे थे। हाँ, जियाओ यान ने संकरी पगडंडी पर कदम रखते ही अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस की। उनके चारों ओर भावहीन सैनिकों ने अपने शरीर से खून की गंध छोड़ी, जिससे उन लोगों को तीव्र दबाव महसूस हुआ जिन्होंने कभी इस तरह के गठन का अनुभव नहीं किया था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। यह एक युद्ध गठन है। उसे स्टोरेज रिंग से एक किताब में इसके बारे में पढ़ा हुआ याद आया। अपनी इच्छाशक्ति को संयमित करने के बाद खूनी युद्धों से लौटने वाले सैनिक एक प्रकार की युद्ध संरचना को मुक्त कर सकते थे जो आत्मा पर दबाव डालती थी। जियो यान और जुनेर अपने उच्च साधना स्तरों के साथ बहुत अधिक समस्या नहीं थी। हालांकि जियो निंग, जियो मेई और यहाँ तक कि जियो यू, जिनके पास अपेक्षाकृत कम साधना स्तर थे, कांप रहे थे। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। जियो मेई और जियो निंग को 10 मीटर से भी कम की छोटी दूरी 1000 मीटर की तरह लग रही थी। जियो यान ने भौहें सिकुड़ी और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ा। ये ध्यान देने योग्य था कि वह अब एक द्वितीय श्रेणी का कीमियागर था जो उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था, और उसके भीतर हड्डियों को ठंडा करने वाली ज्वाला की एक किरण भी थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में ठंड और गर्मी का मिश्रण था। जब जियो यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ा तो सभी सैनिकों ने ठंड और गर्मी का मिश्रण महसूस किया और अनजाने में पीछे हट गए। यहाँ तक कि प्रमुख अधिकारी ने भी आधा कदम पीछे हट लिया। इस समय पूरा दमनकारी गठन बिखर गया था। जियो यू और अन्य लोग जल्दी से जियो यान की ओर देखने लगे क्योंकि उन्हें पीछे से गर्मी की लहर महसूस हुई और बर्फीली ठंड गायब हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उसी का काम था। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से जियो यान को देखा। उनका गठन एक किशोर द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो। तुम रास्ता क्यों रोक रहे हो? जियो यान ने अनजान होने का नाटक किया और उदासीनता से बोला। तभी जियो यू को होश आया और उसने जल्दी से जियो निंग और अन्य लोगों को संकरे रास्ते से बाहर निकाला। वह अधेड़ उम्र के अधिकारी की ओर मुड़ी और बोली, वरिष्ठ के, क्या आपने जानबूझकर हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश की? अधेड़ उम्र के अधिकारी ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया, जियो यान की ओर मुड़ा, जो शांत रहा, और मुट्ठी बांधकर कहा, ये जियो कबीले का छोटा कबीला नेता होना चाहिए। मेरे कार्य केवल मेरे कर्तव्य का हिस्सा थे। कृपया मुझे किसी भी अपराध के लिए क्षमा करें। जियाओ यान ने मुट्ठी बांधकर जवाब दिया, कोई बुरा नहीं माना। यह मेरी गलतफहमी थी। जब उसने जियाओ यान और अन्य लोगों को जाते देखा तो मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि प्रशिक्षक रुओ लिन को इस साल एक बेहतरीन छात्र मिलेगा। अध्याय 27, मानव ढाल। जियाओ यू ने राहत की सांस ली और माफ़ी मांगी, माफ़ करें, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई व्यवस्था है। जियाओ मेई ने डर के मारे कांपते हुए कहा, इससे मैं बहुत डर गई। शुक्र है कि जियाओ यान जी यहाँ थे। जियाओ निंग ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। जियाओ मेई की तुलना में उनकी साधना अधिक होने के बावजूद पहले से ही एक स्टार डू प्रैक्टिशनर चरण में वह अभी लगभग गिर ही गए थे। अगर जियाओ यान न होते तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाते। जियाओ यान ने उदासीन तरीके से कहा, मुझे याद है कि अभी अभी किसी ने आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाई और हमें उसके पीछे चलने के लिए कहा। वह फिर कौन था? जियाओ यू की आंखें किसी को निगलने के लिए लग रही थी क्योंकि वह उसे घूर रही थी। बिना कोई जवाब दिए उसने ठंडी सांस ली और तेजी से एक खुले हरे रंग के तंबू की ओर चल दी। यूएर, इस युवती को देखने दो कि तुम मोटी हो गई हो या नहीं। जियाओ यू अभी बड़े हरे रंग के तंबू के पास ही पहुंची थी कि लाल रंग की एक चमक तेजी से उसकी ओर झपटी। एक महिला की हंसी तुरंत जियाओ यान और अन्य लोगों के कानों तक पहुंची। लाल रंग की महिला ने जियाओ यू को अपनी बाहों में भरते हुए हंसी। उसके हाथ फुर्तीले सांपों की तरह थे जो जियाओ यू की पतली कमर के चारों ओर घूम रहे थे और यहाँ तक कि उसकी स्कर्ट को उसकी जांघों के साथ ऊपर खिसकाने की कोशिश कर रहे थे। तुम बदतमीज लड़की हो, मुझसे दूर हो जाओ। जियाओ यू ने जल्दी से अपनी स्कर्ट को ढक लिया और अनियंत्रित जेड जैसे हाथ को पकड़ लिया और महिला को अपने से दूर धकेल दिया। लाल रंग की महिला के साथ एक चंचल हाथापाई के बाद जियाओ यू ने पलटकर उसे जियाओ यान और अन्य लोगों से मिलवाया। ये जिया नान अकादमी से मेरी अच्छी बहन है। उसका नाम जूनी है। उसकी साधना मुझसे भी अधिक है। वह पहले से ही 4 स्टार डू प्रैक्टिशनर है। ये सुनकर जियाओ यान ने आखिरकार अपनी नज़रें अपने सामने खड़ी लाल रंग की महिला पर घुमाईं। जूनी का सुंदर चेहरा एक चमकदार मुस्कान से सजी हुई थी। उसके लंबे भूरे रंग के बाल लापरवाही से एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। हालांकि उसकी शक्ल जियाओ यू से थोड़ी कमतर थी, लेकिन उसका शरीर इतना कामुक था कि उसकी तुलना परमाणु बम से की जा सकती थी। जब उसने जियाओ यू को गले लगाया तो जो दबाव पैदा हुआ वह उसके कपड़ों की मजबूती के बारे में चिंता करने के लिए पर्याप्त था। उसका उग्र और शैतानी रूप पुरुषों को बहुत आकर्षित करता था।
परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले कई युवा पुरुष अपनी आंखों को उसके वक्ष की लहरों पर विवेकपूर्ण तरीके से घुमाने से रोक नहीं पाए। मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह जुनेर है, हमारे कबीले की महान सुंदरी। यह जियाओ मेई है, यहाँ की सबसे छोटी प्यारी। जियाओ निंग, मेरा भाई जो अब एक डू प्रैक्टिशनर है। और यह जियाओ यान है। जियाओ यान का नाम सुनते ही जूनी का चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। तो तुम जियाओ यान हो। तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसा जियाओ यू ने तुम्हारा वर्णन किया है। ओह, जियाओ यान ने घबराई हुई जियाओ यू को देखते हुए कहा। जियाओ यू ने जल्दी से जूनी का मुंह बंद किया और कहा, मैंने हर जगह तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं कहा है। उसने बस एक बार मुझे नींद में बात करते हुए सुन लिया था। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में सपना देखती हो। तुमने किस बारे में सपना देखा? निश्चित रूप से नहीं। जियाओ यू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी लंबी टांगें सहज रूप से जियाओ यान की जांघों की ओर मुड़ गईं। हालांकि परिणाम पहले जैसा ही था। जियाओ यान ने आसानी से एक हाथ से उसके टखने को पकड़ लिया। क्या फिर से ऐसा करना चाहती हो? जियाओ यू तुरंत घबरा गई, उसकी आवाज़ में विनती की झलक थी। नहीं, यहाँ नहीं, ये कबीला नहीं है। जियाओ यान ने अपने दूसरे हाथ से उसकी पिंडली को हल्के से चुटकी काटी, हंसा और फिर उसके पैर को छोड़ दिया। जूनी ने मजाक में कहा, ओह माय, एक आदमी ने वास्तव में यूएर के खूबसूरत पैर को छुआ है। अगर अकादमी के पुरुष छात्रों को पता चल गया तो क्या वे ईर्ष्या में रोएंगे? बकवास बंद करो, हमें अभी भी उन्हें परीक्षा देने के लिए लाना है। जियाओ यू ने अपनी शरारती सबसे अच्छी दोस्त को दूर धकेल दिया, हंसते हुए डांटते हुए। जब बातचीत गंभीर हो गई तो जूनी ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और जियाओ यान और अन्य लोगों को बड़े तंबू की ओर ले गई। एक पल सोचने के बाद उसने जियाओ यू से फुसफुसाते हुए कहा, वैसे वह लड़का लुओबो इस साल की भर्ती टीम का हिस्सा है और वह प्रभारी भी है। मैंने सुना है कि वह 4 स्टार डू प्रैक्टिशनर के पद पर पदोन्नत हो गया है। जियाओ यू का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आवाज़ में अधीरता का एक संकेत था जब उसने कहा, उस चिड़चिड़े आदमी को भी क्यों आना पड़ा? क्या ये सिर्फ हमारे सामने हमारी खूबसूरत जियाओ यू को देखने के लिए नहीं है? जूनी ने मजाक में कहा, सुंदरता अक्सर परेशानी लाती है। इसके तुरंत बाद अकादमी से जियाओ यू की कुछ महिला मित्र आ गईं। वह स्पष्ट रूप से जियानान अकादमी में काफ़ी लोकप्रिय थी। जैसे ही जियाओ यू अपनी सहेलियों को अलग करके जियाओ यान और अन्य लोगों को अपने प्रशिक्षक से मिलवाने वाली थी, उसने अचानक अपनी आंखों के कोने से एक पुरुष आकृति को उनकी ओर तेजी से आते हुए देखा। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे बदल गया। कुछ सोचने के बाद उसके गालों पर शर्मीली लाली की एक झलक दिखाई दी। वह जियाओ यान के पास गई और बोली, देखो, तुम अपने कपड़े ठीक किए बिना ही घर से बाहर निकल रही हो। हम मेरी शिक्षिका से मिलने वाले हैं जो मेरे लिए माँ जैसी हैं। तुम इतनी असभ्य नहीं हो सकती। जियाओ यू ने अपने नाजुक जैद जैसे हाथों को आगे बढ़ाया और समूह की चकित आंखों के सामने अपने पति के कपड़े ठीक करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पत्नी अपने पति के काम पर जाने से पहले उसके कपड़ों पर झल्लाहट करती है। ओह, जियाओ यू की महिला मित्रों का समूह हैरान था, एक दूसरे को उसके पहले कभी न देखे गए शर्मीले व्यवहार को देखकर हैरान था। उसकी आवाज़ और हरकतें बचपन के प्रेमियों जैसी थीं। जूनेर और दूसरे लोग भी जियाओ यू के स्नेही व्यवहार से उतने ही चकित थे। उन्होंने उलझन भरी नज़रों का आदान प्रदान किया। जियाओ यू और जियाओ यान के बीच का रिश्ता कब से इतना घनिष्ठ हो गया? जियाओ यू, तुम बहुत दिनों से नहीं मिले, एक आदमी ने जियाओ यू के पीछे आकर आवाज़ लगाई, ठीक उसी समय जब जियाओ यान पूरी तरह से हैरान था। उस आदमी की आवाज़ सुनकर जियाओ यू ने जियाओ यान की बाहों को अपने हाथों में लपेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों से नहीं मिले लुओबो। जियाओ यान खुद को अंदर से आह भरने से नहीं रोक सका। जियाओ यू वास्तव में उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने लुओबो की ओर देखा। हालांकि उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में ठंडक और गुस्से की एक हल्की सी झलक थी। जियाओ यू के करीब झुकते हुए जियाओ यान ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जियाओ यू ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर टिप्पणी करने में आलस्य के कारण जियाओ यान ने सीधे उसके चुलबुले नितंब पर थप्पड़ मारा। इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। जियाओ यू एक डरी हुई खरगोश की तरह उछल पड़ी, अपनी मुठियां भींच लीं और शर्मिंदगी और गुस्से के मिश्रण के साथ जियाओ यान को घूरने लगी। यह आदमी और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते, चलो अंदर चलते हैं और प्रशिक्षक को ढूंढते हैं, जियाओ यान ने सीधे तौर पर कहा। जियाओ यान की हरकत देखकर लुओबो की नज़रें बर्फीली हो गईं। उसने जियाओ यान को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और चिलचिलाती धूप में बैठे नए छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, माफ़ करें, प्रशिक्षक अभी व्यस्त हैं, कृपया आधे घंटे तक बाहर प्रतीक्षा करें। लुओबो, तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यू ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। हे, इन दिनों नए छात्रों का स्वभाव और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है।
अपनी तीक्ष्णता को थोड़ा कम करना उनके अपने भले के लिए है, ताकि अकादमी में उनके भविष्य के जीवन में उनकी मदद हो सके। यह एक वरिष्ठ छात्र का ईमानदार इरादा है, लुओबू ने पाखंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम बकवास कर रहे हो। मैं शायद दूसरों की परवाह न करूं, लेकिन तुम मेरे कबीले के सदस्यों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर रहे हो। ज़ियाओ यू का सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जो उसकी हरकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। ज़ियाओ कबीले के सदस्य एक दूसरे के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे। जब से प्रशिक्षक ने मुझे भर्ती का प्रभारी बनाया है, मेरे नियम ही नियम हैं। लुओबू का मुंह फड़क उठा। ज़ियाओ यू द्वारा सबके सामने उसका सामना करने से इनकार करने से भी उसके दिल में गुस्सा और ईर्ष्या भड़क उठी। तुम, ज़ियाओ यू ज़ियाओयान के सामने खड़ा हुआ और बोला, उससे परेशान मत हो। हम अभी प्रशिक्षक को ढूंढने जा रहे हैं। ओह भाई लुओबू, लगता है यहाँ कुछ परेशानी है। चल रहे विवाद के बीच तंबू की छाया से पुरुषों का एक समूह उभरा, सभी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। इन सभी पुरुषों ने अपनी छाती पर सुनहरे सितारे लगाए हुए थे। कुछ नहीं है, बस यह नया छात्र बाहर जाकर धूप का आनंद नहीं लेना चाहता, लुओबू ने एक सहज हंसी के साथ कहा। उसके शब्दों में व्यंग्य था जिसे सभी ने समझ लिया। पुरुषों के समूह ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और ज़ियाओयान की ओर उनकी निगाहें अमित्र हो गईं। नहीं चाहता हो। जो लोग अपने वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें अकादमी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। ज़ियाओ यू लगभग उबलने की स्थिति में थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी अंदर जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश करो। जैसे ही ज़ियाओ यू अपना रास्ता बनाने वाली थी, ज़ियाओयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से लेकिन मजबूती से उसे जुनैर के पास खींच लिया। एक आज्ञाकारी स्वर में, जिसमें कोई तर्क नहीं था, उसने कहा, आज्ञाकारी बनो। ज़ियाओ यू ने तुरंत एक छोटी पत्नी की तरह हल्का सा सिर हिलाया और चुप हो गई। लुओबू और उसके एक दर्जन से अधिक लोगों के समूह का सामना करते हुए ज़ियाओयान की आंखों में न तो खुशी दिखी और न ही दुख। उसने अपनी उंगली को पकड़ा और कहा, मुझे देखने दो कि तुम वरिष्ठ नए छात्रों को कैसे पढ़ाते हो। ज़ियाओ यू के दोस्त ज़ियाओयान को अकेले एक दर्जन से अधिक विरोधियों से लड़ने के लिए तैयार देखकर चौंक गए। जू नी ने कहा, ज़ियाओ यू, जल्दी से उसे रोको। मुझे डर है कि लुओबू की ताकत शायद अब मुझसे ज़्यादा मजबूत है और बाकी सभी 1 स्टार से 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर हैं। वह इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता है। ज़ियाओ यू ने ज़ियाओयान की आकृति को देखा और उसे राहत की भावना महसूस हुई। शो देखने के अंदाज में उसने कहा, लुओबू और बाकी लोग आज कितने दुखी होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आदमी कल रात कितनी अच्छी तरह सोया था। अगर वह बिस्तर के गलत तरफ से उठा, तो प्रशिक्षक भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अध्याय 28, बिस्तर के क्रोधी हिस्से पर जागना। लुओबू ने एक भयावह हंसी निकाली जब उसने ज़ियाओयान को देखा, जो अपनी पीठ के पीछे एक हाथ रखे हुए खड़ा था और अपनी उंगली को हुक कर रहा था। जियानान अकादमी में कई साल बिताने के बाद उसने ज़ियाओयान जैसे कई विद्रोही नए छात्रों को देखा था। एक बार अपने गृहनगर में एक तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसने भी विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंत काफ़ी दुखद रहा था। भर्ती के दौरान नए छात्रों के अहंकार को नियंत्रित करना जियानान अकादमी में एक अलिखित नियम बन गया था। इनमें से अधिकांश नए छात्रों का उनके अपने छोटे से क्षेत्र में शायद ही कभी मजाक उड़ाया जाता था या उन्हें कमतर आंका जाता था और वे अहंकार से भरे हुए अकादमी में प्रवेश करते थे। प्रतिभाओं से भरी जियानान अकादमी में इस तरह के रवैये के साथ प्रवेश करने से अक्सर गंभीर असफलताएं और अनावश्यक परेशानी होती थी। इसलिए नए छात्रों को उनकी क्षमताओं को स्पष्ट रूप से समझाना और भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनके कच्चे अहंकार को दूर करना आवश्यक और व्यवहारिक दोनों ही माना जाता था। लुओबू ने एक स्टार डू प्रैक्टिशनर जीला की ओर सिर हिलाया, जिसने अपनी मुठियां भींच लीं। एक बेहोश डूक्यू ने उन्हें ढक लिया और वह दुष्टता से हंसा। जब जीला ने पिछले साल जियानान अकादमी में प्रवेश लिया था, तो उसने भी प्रतिरोध करने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया था। हालांकि एक स्टार डू प्रैक्टिशनर की ताकत वाले एक वरिष्ठ ने उसे सिर्फ एक मुक्का मारकर कठोर सबक सिखाया था। उसे आधे घंटे तक बाहर जाकर चिलचिलाती धूप में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अपमानजनक व्यक्तिगत अनुभव ने जीला को नए छात्रों को देखते ही उनकी भावना को कुचलने का विकृत आनंद दिया। अब ज़ियाओयान का सभी को चुनौती देने का भ्रम उसे एक मूर्खतापूर्ण सपना लग रहा था। ज़ियाओयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी एक साथ आ सकते हैं। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और मैं बहुत भूखा हूँ। ज़ियाओयान की बातें सुनकर जीला की पलकें फड़क उठीं और उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया। ऐसे समय में नाश्ते के बारे में सोचना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अच्छी तरह से खाना मिले। गेला का शरीर आगे की ओर झुका और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली। डूक्यू ने उसके चारों ओर घेरा बनाया और जोर से उसने ज़ियाओयान के सिर पर एक क्रूर वार किया। उसने शुरू में ज़ियाओयान को सिर्फ पीटने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था।
वह चाहता था कि जियाओयान को ले जाया जाए और वह इस नामांकन को पूरी तरह से छोड़ दे। जियानान अकादमी के कुछ छात्र जो भर्ती के प्रभारी थे, उनकी भौहें तंग गईं। इस आदमी ने तो डू तकनीक का भी इस्तेमाल किया। जियाओयान ने अंदर ही अंदर आह भरी क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्ति तेजी से फैल रही थी। उसकी सलाह को नज़रअंदाज करने के तुरंत परिणाम होंगे। मूर्ति उसके पास पहुंचने से ठीक पहले जियाओयान ने अपनी उंगली बाहर निकाली और उसे हल्के से थपथपाया। क्या? गेला ने चाहे जितना भी जोर लगाया हो, मूर्ति स्थिर रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी पहाड़ पर वार किया हो। उसके सामने खड़े आदमी में अथाह ताकत थी। जियाओयान ने जम्हाई ली और धीरे से कहा, तुम्हारी गति धीमी है, तुम्हारी ताकत कम है, तुम्हारी डू तकनीक औसत दर्जे की है। क्या तुम वाकई जियानान अकादमी के छात्र हो? गेला की ठोड़ी पर एक साधारण किक ने उसे पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया जिसकी डोरी कट गई हो। इस हल्के फुल्के मजाकिया लहजे ने आसपास की भीड़ को अचंभित कर दिया। हैरान निगाहें गेला पर टिकी थीं, जो बेहोश होकर जमीन पर लेटा हुआ था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक नया छात्र इतनी आसानी से एक स्टार डू प्रैक्टिशनर को हरा सकता है। लुओबो, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे काले होते चेहरे के भाव के साथ इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी नज़रों से भर गई थीं क्योंकि वह मुस्कुराते हुए युवक को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस बार गलत अनुमान लगाया था। उसे डर था कि जियाओयान की साधना कहीं उससे कम न हो। जियाओयान एक नया छात्र था, इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से 20 साल से कम उम्र का था। यह आश्चर्यजनक था कि एक छोटे से शहर से इतनी प्रतिभा निकल सकती है। एक हाथ अभी भी अपनी पीठ के पीछे रखते हुए जियाओयान ने लुओबो को देखा, जिसका चेहरा ठंड से भरा हुआ था, और कहा, सब लोग एक साथ मेरे पास आओ। अगर अकादमी में प्रवेश करने का मतलब हर दिन चींटियों और उनके तथाकथित नियमों से निपटना है, तो ये कष्टप्रद होने वाला है। तुमने मुझे, लुओबो, चींटी कहने की हिम्मत की। हमला करो, तुम सब हमला करो। लुओबो ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जादुई क्रिस्टल भाला निकाला। दानव कोर से बने हथियार डू तकनीक को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। यूए, जल्दी से प्रशिक्षक को बुलाओ। लुओबो पागल हो गया है, वह एक जादुई क्रिस्टल हथियार भी ले आया है। चाहे आपका चचेरा भाई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अकेले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का सामना नहीं कर सकता। जियाओ यू के करीबी दोस्त जब इस स्थिति को देखते थे तो वे घबराकर चिल्ला उठते थे। यह अब ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे मजाकिया मजाक से टाला जा सके। एक भी गलती गंभीर मुसीबत का कारण बन सकती थी। ये चींटियां जियाओयान गेगे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जोनेर ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जब बात खेत में खड़े युवक की आई तो उसे उस पर किसी और से ज्यादा भरोसा था। जियाओयान ने देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपने हथियार निकालकर भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। उसने नज़ाकत की परवाह न करते हुए डू तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की। पिछले 10 सालों में जियाओयान ने सिर्फ 2 डू तकनीक का अभ्यास किया है। एक हाई जुबान ऑक्टेन ब्लास्ट था, जिसे उसने महारत के एक बड़े स्तर तक विकसित किया था। दूसरी लो फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी थी। भाग्य ने मेहनती का साथ दिया और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद वह आखिरकार एक छोटे स्तर पर पहुंच गया। इसमें महारत हासिल है। उसने अपना हाथ अपने लबादे में डाला और कपड़े के किनारे को पकड़ा, अपनी आस्तीन को एक अस्थायी भारी जुबान शासक के रूप में इस्तेमाल किया। अपने पूरे शरीर में डुक्यूई को घुमाते हुए उसने अपनी आस्तीन को आगे की ओर घुमाया। यह इसकी शक्ति का एक नमूना मात्र था। ज्वाला विभक्त सुनामी। एक भयानक, अदृश्य गर्मी की लहर पहाड़ों और समुद्रों को उल्टने की गति के साथ आगे बढ़ी। गश, लुओबू सबसे आगे था और हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने अपनी छाती पर एक अदृश्य भारी झटका महसूस किया क्योंकि एक चिलचिलाती गर्मी उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी, जिससे उसका पहले से ठंडा चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर चला गया और उसने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। धमाका। उसके पीछे आने वाले गुर्गों का भी यही हश्र हुआ। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे वे गिरने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि जियोयान ने उन्हें छुआ तक नहीं था। फिर भी वे सभी जमीन पर पड़े थे, लगातार दर्द से कराह रहे थे। 10 मीटर से ज्यादा पीछे फेंके जाने के बाद लुओबू तपती हुई पत्थर की जमीन पर जोर से गिर पड़ा। थोड़ा सा हिलने के बाद उसने दूर खड़े उस युवक को देखा जिसका चेहरा डर से भरा हुआ था। सीने में जकड़न और आंखों के सामने अंधेरा महसूस करते हुए वह आखिरकार बेहोश हो गया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जियोयान लड़ाई की शुरुआत से लेकर अंत तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ये सब कुछ मात्र 10 सेकंड में खत्म हो गया। पूरी तरह से हावी। वह युवक कौन है? चिलचिलाती धूप में नए छात्रों ने जमीन पर फैले वरिष्ठ छात्रों को अचंभित तरीके से देखा। उनकी प्रशंसा तुरंत छाया में खड़े युवक की ओर चली गई। यहाँ तक कि जियोयू और अन्य लोग भी पहली बार सुन रहे थे कि एक नया छात्र एक वरिष्ठ को हरा सकता है, अकेले ही उनके पूरे समूह को कुछ ही सेकंड में हरा सकता है। जियोयू के दोस्तों ने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। ये तुम्हारा चचेरा भाई है, तुमसे छोटा। तुम मजाक कर रही थी।
जूनी ने अपनी आंखें चौड़ी करके और मुंह खोलकर पूछा, जियो यू, मुझे सच बताओ, तुम्हारे चचेरे भाई का साधना स्तर क्या है? वह कम से कम एक डू मास्टर तो होगा ही, है न? जियाओ यू सिर्फ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे पाए। आधे साल पहले कबीले के वयस्क होने के समारोह के दौरान जियाओ यान 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर था, लेकिन अब उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यूए, तुम उसे नहीं चाहोगी क्योंकि वह तुम्हारा चचेरा भाई है न? उसे मुझसे मिलवाने के बारे में क्या ख्याल है? जूनी ने एक चंचल मुस्कान के साथ अपनी बाहें उठाईं। खो जाओ अपने सपनों में। जियाओ यू ने अपने सुंदर चेहरे पर शर्म के साथ उसे दूर धकेल दिया। अपने दिल में उसने बेवजह खुद से कहा, ऐसा नहीं है कि उसका और मेरा कोई खून का रिश्ता है। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से जियाओ यू के अंदरूनी विचारों से अनजान था। उसने अपनी थोड़ी जली हुई आस्तीन पर नजर डाली और संतुष्टि में सिर हिलाया। वास्तव में एक डी क्लास डू तकनीक के योग्य हथियार का उपयोग किए बिना भी एक आकस्मिक झटका ऐसी शक्ति को उजागर कर सकता है। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी ने अभी अपनी आधी क्षमता भी नहीं दिखाई थी, लेकिन जियाओ यान पहले से ही काफी संतुष्ट था। जब इसे हैवी जुबान रूलर के साथ इस्तेमाल किया जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसकी शक्ति भयानक होगी। हे, इस छोटे लड़के की साधना और प्रतिभा बहुत ऊंची है। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे कोई खजाना मिल गया है। एक कोमल हंसी जिसने जियाओ यान के दिल को नर्म कर दिया, तंबू से बाहर गूंज उठी। जैसे ही तंबू का पर्दा धीरे धीरे खुला, पानी की तरह कोमल एक परिपक्व महिला अंदर से प्रकट हुई। महिला को देखते ही जियाओ यू और अन्य लोगों ने भी अपनी हंसी दबा ली और सम्मानपूर्वक कहा, प्रशिक्षक रोलिंग। अध्याय 29, संभावित मूल्य वर्गीकरण। जियाओ यान की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने महसूस किया कि प्रशिक्षक रोलिंग के प्रकट होने के बाद तंबू में कुछ युवा पुरुष छात्रों की निगाहें चुपचाप भावुक हो गई थीं। वे उसे जो नजरें दे रहे थे उनमें भी एक अकथनीय भावना थी। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ युवा हमेशा ऐसी महिलाओं को पसंद करते थे जो उनसे ज्यादा परिपक्व हों। ओह, इसे ही परिपक्व महिला के लिए प्राथमिकता कहा जाता है। जियाओ यू और उसके करीबी दोस्त जल्दी से प्रशिक्षक के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके चारों ओर उत्साह से बातें करने लगे। प्रशिक्षक रोलिंग, हे यू एर ने आपको बहुत याद किया है। जियाओ यू ने हंसते हुए अपने प्रशिक्षक की कमर को गले लगाने के लिए दौड़ लगाए। प्रशिक्षक रोलिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए जियाओ यू के बालों को सहलाया और कहा, हे यू एर, क्या तुमने अपनी छुट्टियों का आनंद लिया? हर दिन प्रशिक्षक रोलिंग को याद करने के अलावा बाकी सब बढ़िया था। ओह, तुम हमेशा अपने शब्दों में इतने मधुर होते हो। थोड़ी देर की बातचीत के बाद प्रशिक्षक रोलिंग ने गिरे हुए छात्रों को अवाक भाव से देखा और अपना सिर हिलाया। तुमने वाकई बहुत हंगामा किया, है न? घायलों को छायादार जगह पर ले जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। बाकी नए छात्र अपनी क्षमता का मूल्यांकन करवाने के लिए टैंक में आ जाओ। प्रशिक्षक रोलिंग के शब्दों को सुनकर नए छात्र जो चिलचिलाती धूप में सुअर की तरह तप रहे थे, उन्हें एक उद्धारकर्ता दिखाई दिया और वे खुशी से टैंक में प्रवेश कर गए। जियाओ यान ने जियाओ निंग और जियाओ मेई को सिर हिलाकर इशारा किया कि वे उसके पीछे अंदर आ जाएं। चलो जुन ए, हमें भी अंदर जाना चाहिए। प्रशिक्षक रोलिंग ने जियाओ यान को देखा, उसके सौम्य और अच्छे व्यवहार को देखते हुए जब वह दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा था। अपने दिल में उसने महसूस किया कि वह न केवल एक खजाने पर बल्कि संभवतः एक परेशान करने वाले छात्र पर भी ठोकर खाए है। प्रशिक्षक रोलिंग तंबू के अंदर एक डेस्क पर बैठे थे। उसने अपना सफ़ेद हाथ लहराया जिससे उसकी उंगली पर अंगूठी फड़फड़ाने लगी और उसके हाथ में एक हरे रंग की बकरी की खाल का स्क्रॉल और एक स्याही ब्रश दिखाई दिया। उसने हंसते हुए कहा, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप सभी को बधाई। अब आप जियानान अकादमी के द्वार पर हैं। हालांकि हमें आपको उचित रूप से वर्गीकृत करने के लिए आपकी क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे आपकी वर्तमान ताकत जानने की आवश्यकता है। 20 वर्ष से कम आयु के 8वें चरण के डू शिष्य को F क्लास क्षमता वाला माना जाता है। ये जियानान अकादमी के लिए न्यूनतम मानक है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो 7वें चरण का डू शिष्य होना भी स्वीकार्य है। 20 वर्ष से कम आयु के 9वें चरण के डू शिष्य को ई क्लास क्षमता वाला माना जाता है। 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर डी क्लास है, 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर सी क्लास है और इसी तरह। 5 स्टार डू प्रैक्टिशनर के लिए उच्चतम वर्ग एस क्लास है। उम्र जितनी कम होगी, वर्गीकरण उतना ही अधिक समायोजित किया जाएगा। प्रशिक्षक रोलिंग ने वर्गीकरण मानकों को धीरे से समझाया, जिस पर जियाओ यू ने पहले ही जियाओ निंग और अन्य लोगों के साथ चर्चा की थी। जियाओ यू के साथ आए लोग जियाओ कबीले द्वारा चुने गए कुलीन थे। एस क्लास का संभावित नया छात्र कुछ ऐसा है जिसे जियानान अकादमी ने पिछले 1 दशक में केवल एक व्यक्ति में देखा है। अब ये एक छोटी चुड़ैल अकादमी में काफी मशहूर है। इस बिंदु पर प्रशिक्षक रोलिंग की नज़र धीरे से जियाओ यान और जुनेर पर पड़ी। उनकी धारणा में इन दोनों में सबसे अधिक क्षमता थी, हालांकि उन्हें उनकी सटीक कक्षा के बारे में निश्चित नहीं था।
जियाओयान ने उत्सुकता से अपने बगल में जियाओयू से पूछा, ये छोटी चुड़ैल कौन है? छोटी चुड़ैल हु जिया को संदर्भित करती है, जो जियानान अकादमी के आउटर अकादमी के उप प्रधानाध्यापक की पोती है। वह बेहद प्रतिभाशाली है और युद्ध में मजबूत है। हालांकि इस व्यक्ति को महिलाएं पसंद हैं। जियोयू ने अपनी बात खत्म करते हुए कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। ओह जुनेर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, जियोयान ने उसे गंभीर आंखों से याद दिलाया। हे जुनेर को लगता है कि जियोयान गेगे को सावधान रहना चाहिए। हर जगह फ्लिटिंग मत करो। जब जियाओयान और अन्य लोग बात कर रहे थे तब मूल्यांकन शुरू हो चुका था। प्रशिक्षक रोलिंग की मेज पर एक मूल्यांकन उपकरण था जो किसी व्यक्ति के साधना स्तर और आयु को माप सकता था। अधिकांश छात्र लगभग 19 वर्ष के थे और उनमें से अधिकांश की रेटिंग F और A थी। केवल कुछ ही D थे। जियाओ मेई अभी 16 वर्ष की हुई है, 9वें चरण की डू शिष्या। प्रशिक्षक रोलिंग ने अपने सामने खड़ी कुछ डरपोक लड़की को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, बुरा नहीं है, C क्लास क्षमता। जियाओ यान जी, मेरी क्षमता C है। जियाओ मेई उत्साह से भरी हुई थी और जियाओ यान के पास दौड़ी। उसका उच्च क्षमता मूल्य वास्तव में जियाओ यान से जुड़ा था, क्योंकि उसने उसकी सहायता के लिए उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स की 2 बोतलें दी थीं। इससे वह 9वें चरण की डू शिष्या तक पहुंच सकी। जियाओ यान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। जियाओ निंग, 18 साल की, एक स्टार डू प्रैक्टिशनर, जियाओ निंग ने गहरी आवाज में कहा। बुरा नहीं है, तुम भी C क्लास की क्षमता हो। अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए जियाओ निंग सम्मानपूर्वक जियाओ यान के पास गया और झुक गया। जियाओ यान ने जवाब में बस अपना हाथ हिलाया। जियाओ निंग की एक स्टार डू प्रैक्टिशनर बनने की उपलब्धि भी पूरी तरह से जियाओ यान की क्यूई गैदरिंग पिल की वजह से थी। ये कहा जा सकता है कि जियाओ यान के बिना आज की जियाओ निंग का अस्तित्व नहीं होता। अगला, जियाओ जुनएर। नाम सुनते ही जियाओ यान ने जुनएर के बालों को धीरे से सहलाया और कहा, जाओ और उन्हें चकित करके छोड़ दो। जुनएर ने अपने कंधे उचकाए और जियाओ यान की असहाय अभिव्यक्ति की नकल की। अंत में मैं जियाओ यान गेगे से आगे नहीं निकल पाऊंगी। जियाओ यान ने हंसते हुए कहा, क्या अब तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो? जुनएर अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ते हुए डेस्क पर चली गई और धीरे से बोली, जियाओ जुनएर, 7 स्टार डू प्रैक्टिशनर, 16 साल की। जुनएर की कलाई अकड़ गई और उसके हाथ में ब्रश फिसलकर गिर गया। उसने अपना सिर थोड़ा खुला रखते हुए उठाया और अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा। क्या तुम मजाक कर रही हो? लड़की की स्पष्ट आवाज सुनकर तंबू में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें हरे रंग की लड़की पर अचंभित अविश्वास में टिकी हुई थीं। यहां तक कि प्रशिक्षक जुनएर भी तुरंत यह आकलन नहीं कर पाए कि यह प्रतिभा किस स्तर की थी। ये तो कमाल की बात थी। डिप्टी हेडमास्टर की पोती से भी ज्यादा मजबूत, और सिर्फ 16 साल की उम्र में। जियाओ यान सिर्फ अपने आप पर मुस्कुरा सकता था। जुनएर की साधना की गति वास्तव में अभूतपूर्व थी। अगर उसके पास फ्लेम मंत्र और बोन चिलिंग फ्लेम न होती तो वह बहुत पहले ही आगे निकल चुका होता। एक गहरी सांस लेते हुए प्रशिक्षक रोलिंग ने रजिस्टर में SS क्लास रेटिंग लिखी। मैं तुम्हें SS क्लास दे रहा हूं। हालांकि स्केल पर ऐसा कोई वर्ग नहीं है, लेकिन तुमने स्पष्ट रूप से S क्लास को पार कर लिया है। मैं हेडमास्टर को यह समझाऊंगा। प्रशिक्षक रोलिंग ने एक अभूतपूर्व अपवाद बनाया। अकादमी की छोटी चुड़ैल को आखिरकार एक जोड़ी मिल ही गई, जियाओ यू ने खुद से कहा। तंबू नए छात्रों के बीच चर्चाओं से गुलजार था। वे सभी जुनएर की पृष्ठभूमि के बारे में खुलेआम अटकलें लगा रहे थे, बिना उसके बारे में अपनी कल्पनाओं को छिपाने की कोशिश किए। फिर भी जुनएर हमेशा की तरह अलग थलग रही, किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे जियाओ यान के पास लौट गई। जब प्रशिक्षक रोलिंग ने रजिस्टर पर अंतिम नाम देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई, क्योंकि उसने जियाओ यान को देखा और कहा, अगला, जियाओ यान। जियाओ यान धीरे से खड़ा हुआ, डेस्क पर चला गया और कहा, जियाओ यान, 16 साल का, 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर। उफ। एक कोने में लुओबो और जीला, जो अभी अभी ठीक हुए और होश में आए थे, पानी और कुछ दवा का एक घूंट लेने वाले थे जब उन्होंने सब कुछ थूक दिया। उन दोनों की आंखों में भय और विस्मय का मिश्रण था और वे लगभग घुटनों के बल गिरने वाले थे। 16 साल का, असंभव। एक 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जैसे ही जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया, तंबू तीखी ठंडी सांसों की आवाज से भर गया। हैरान और यहां तक कि भयभीत नजरें उसकी ओर उठीं। वे ऐसी भयानक प्रतिभा पर आश्चर्य से भर गए। जब उन्होंने देखा कि जियाओ यान ने कितनी आसानी से लुओबो और अन्य को हरा दिया, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जियाओ यान के पास डू मास्टर की साधना होनी चाहिए, और अनुमान लगाया कि उसकी उम्र जियाओ यू के समान 20 के करीब होगी। लेकिन जियाओ यान केवल 16 वर्ष का था, और उसका साधना स्तर डू मास्टर के बराबर भी नहीं था। फिर भी उसने एक डू मास्टर की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। ये डू मास्टर से भी अधिक भयानक था। 16 वर्ष की आयु में एक 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर, जुनएर से भी अधिक और अत्यंत दुर्जय युद्ध शक्ति के साथ। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
प्रशिक्षक रोलिंग ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने सामने खड़े युवक को देख रही थी। उसकी प्रतिभा और लड़ने की क्षमता लिटिल विच की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। जियाओ यू के करीबी दोस्त आश्चर्य से सुन्न हो गए थे। जू नी ने पूछा, यू आपके कबीले के साथ क्या हो रहा है? हर एक पिछले से ज्यादा राक्षसी है। आपका चचेरा भाई बस बहुत राक्षसी है। जियाओ यू के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए, जैसे कि प्रशंसा खुद पर निर्देशित थी। उसने खुद से ही सोचा, अगर उन्हें पता चले कि जियाओ यान भी एक कीमियागर है तो मुझे डर है कि वे शायद सदमे से बेहोश हो जाएंगे। अध्याय 30 इना अकेडमी ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर। जियाओ यान ने इंस्ट्रक्टर रो लिंग को देखा, जिसने अपनी कलम जमीन पर गिरा दी थी और उसे उठाना भूल गई थी। वह असहाय होकर सिर्फ अपने हाथ फैला सकता था। वह इतना हाई प्रोफाइल होने का इरादा नहीं रखता था, बस उसकी ताकत उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ इंस्ट्रक्टर रो लिंग ने अपने हाथ में स्क्रॉल को लपेटते हुए कहा, आज का नामांकन समाप्त हो गया है। हम यहाँ अगले 7 दिनों तक रहेंगे। आज नामांकन करने वाले नए छात्रों को बधाई, आप जल्द ही जियानान अकादमी का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन 7 दिनों के भीतर सब कुछ तैयार कर लेंगे। उसके बाद जियानान अकादमी का फ्लाइंग स्क्वाड्रन वुटान सिटी में पहुंच जाएगा और फिर हम सीधे अकादमी के लिए उड़ान भर सकते हैं। ये सुनकर टेंट में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। जब प्रशिक्षक रो लिंग जाने के लिए उठे तो जियाओयान आगे बढ़ा, कुछ हद तक शर्मिंदा होकर अपनी नाक खुजाई और सूखी हंसी में बोला, प्रशिक्षक रो लिंग, मुझे आपसे कुछ और पूछना है। ओह, छोटे प्रतिभाशाली जियाओयान के पास प्रशिक्षक से पूछने के लिए पहले से ही कुछ है। वह क्या है? प्रशिक्षक रो लिंग ने उत्सुकता से पूछा। यह इस तरह है, मैंने जियाओ यू से सुना है कि जियानान अकादमी में एक धधकते आकाश क्यूई शोधन टावर है। मैंने सुना है कि वहाँ एक स्वर्गीय ज्वाला है। क्या ये सच है? जियाओ यान ने धीमी आवाज में पूछा। थोड़ा चौंककर प्रशिक्षक रो लिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने धीरे से जवाब दिया, जियानान अकादमी में एक धधकते आकाश क्यूई शोधन टावर है, लेकिन आपने जिस स्वर्गीय ज्वाला का उल्लेख किया है वह अकादमी के भीतर केवल एक अफवाह है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के प्रभाव आग से संबंधित हैं, इसलिए ऐसी अफवाहें मौजूद हैं। जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, अगर प्रशिक्षक रो लिंग को कोई आपत्ति नहीं है तो आप इन 7 दिनों के लिए जियाओ कबीले के साथ रह सकते हैं। जियानान अकादमी के बारे में मैं आपसे कई बातें पूछना चाहूँगा। प्रशिक्षक रो लिंग की भौहें टेढ़ी हो गईं और उसने हल्के से जियाओ यान के सिर पर थपथपाया और हंसी, तुम बहुत होशियार हो, है न? ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास अकादमी के बारे में सवाल हैं, इसलिए एक प्रशिक्षक के तौर पर यह उचित है कि मैं तुम्हें अकादमी से परिचित कराऊं। जियानान अकादमी डूक्यूई महाद्वीप पर एक बहुत प्रसिद्ध अकादमी थी। जियामा साम्राज्य में इसका बहुत प्रभाव था। ताकत के मामले में मिटेर नीलामी घर भी इसकी तुलना में फीका पड़ गया। यदि वे जियानान अकादमी से भर्ती करने वाली टीम को जियाओ कबीले के साथ रख सकते, भले ही जियाओ यान और अन्य लोग अध्ययन करने के लिए वुटान शहर छोड़ दें, उन्हें जियाओ कबीले को निशाना बनाने वाली अन्य ताकतों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सुनकर कि जियानान अकादमी का प्रशिक्षक जियाओ कबीले का अतिथि होगा, सभी कबीले के सदस्य बहुत खुश हुए और जियानान अकादमी समूह का उच्चतम स्तर के आतिथ्य के साथ स्वागत किया। हॉल में जियाओ यान और जियाओ कबीले के कई कुलीन सदस्य जो जियानान अकादमी में प्रवेश करने वाले थे एक साथ बैठे थे। प्रशिक्षक रो लिंग ने जियानान अकादमी में स्थिति के बारे में बताना शुरू किया। छात्र जियाओ यान, आपने जिस ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर का उल्लेख किया है वह जियानान अकादमी के लिए मौलिक है। यह एक कारण है कि हमारी अकादमी इतने सारे मजबूत छात्रों को तैयार कर सकती है। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करने से व्यक्ति को एक प्रकार की हॉट फ्लेम निकालने की अनुमति मिलती है जो व्यक्ति के डू क्यूई को शुद्ध और परिष्कृत कर सकती है, जिससे साधना प्रक्रिया में तेजी आती है। हालांकि ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर जियानान अकादमी के इना अकादमी में स्थित है। केवल इना अकादमी के छात्र ही फायर एनर्जी नामक एक प्रकार का बिंदु खर्च करके साधना करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। जियानान अकादमी द्वारा भर्ती किए गए नए छात्रों को आउटर अकादमी के छात्र भी कहा जाता है, जिनकी अध्ययन अवधि 3 वर्ष होती है। वर्ष में एक बार इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता होती है और इसे पास करने पर व्यक्ति इन अकादमी में प्रवेश कर सकता है और जियानान अकादमी का सच्चा छात्र बन सकता है। जो लोग 3 वर्षों के भीतर इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता पास करने में विफल रहते हैं वे स्नातक हो जाएंगे और जियानान अकादमी छोड़ देंगे, इसलिए वार्षिक भर्ती होती है। जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से पूछा, प्रशिक्षक, मुझे याद है कि जियाओ यू भी आउटर अकादमी का छात्र है। वह कैसे ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में प्रवेश कर सकती थी? जियाओ यू ने जियाओ यान को गुस्से से घूरा। क्या ये बूढ़ी महिला आउटर अकेडमी की छात्रा होने के कारण आपको परेशान कर रही है?
शिक्षक रुओलिंग ने जियाओ यू की प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा, हे ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओ यू ने एक बार अकेडमी का उपकार किया था। अपवाद के तौर पर अकेडमी ने उसे इन अकेडमी में प्रवेश करने और एक बार ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के प्रभावों का अनुभव करने की अनुमति दी थी। उसकी वजह से यू 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर से 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर बनने में सक्षम थी। जहां तक स्वर्गीय ज्वाला की बात है, छात्र जियाओयान, मुझे डर है कि यह एक गलतफहमी है। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर का प्रभाव टॉवर के भीतर हॉट फ्लेम की एक स्ट्रैंड को बाहर निकालना है, जिसका उपयोग हॉट फ्लेम के साथ इसे जलाकर डू क्यूई को तेजी से परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। शायद इसीलिए ऐसी अफवाहें हैं कि ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से हॉट फ्लेम एक स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि चूंकि हर प्रवेशार्थी को हॉट फ्लेम मिलती है, तो यह संभवतः एक स्वर्गीय ज्वाला कैसे हो सकती है। ये सुनते ही जियाओयान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वास्तव में स्वर्गीय ज्वालाएं थीं जिनकी क्षमताएं प्रशिक्षक रुओलिंग द्वारा वर्णित की गई क्षमताओं से मेल खाती थीं। पहली थी फॉलन हॉट फ्लेम, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 14वें स्थान पर थी। ये हृदय से पैदा हुई थी और किसी की क्यूई को नियंत्रित कर सकती थी और किसी की हड्डियों को परिष्कृत कर सकती थी। गिरे हुए हृदय की ज्वाला लगातार एक प्रकार की लौ उत्पन्न करती थी जो व्यक्ति के शरीर के भीतर डू क्यूई को जला सकती थी, जिससे साधना में तेजी आती थी। एक और शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की ज्वाला थी, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 3रे स्थान पर थी। इस रहस्यमयी स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, बस कुछ वाक्य थे। इसमें कहा गया था कि शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की ज्वाला में दुनिया की सभी चीज़ों को शुद्ध करने की क्षमता थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से डू क्यूई के भीतर की अशुद्धियां भी शामिल थीं। बेशक यह मान लिया गया कि धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर के प्रभाव स्वर्गीय ज्वाला द्वारा लाए गए थे। अगर यह किसी अन्य कारण से था, तो यह एक और मामला होगा। वैसे छोटे प्रतिभाशाली, आपको स्वर्गीय ज्वालाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों है? प्रशिक्षक रुओलिंग ने जियोयान को देखा, जो विचारों में खोया हुआ लग रहा था, और उत्सुकता से पूछा। बगल में खड़ी जुनेर ने देखा कि जियाओयान थोड़ा शर्मिंदा था और उसने मुस्कुराते हुए जवाब देने में उसकी मदद की, क्योंकि जियाओयान गेगे भी एक कीमियागर है। प्रशिक्षक रुओलिंग शांत नहीं बैठ सकी और उसने जियाओयान के गाल पर चुटकी ली, जैसे कि वह किसी दुर्लभ नमूने की जांच कर रही हो। तुम वास्तव में किस चीज़ से बने हो? तुम संभवतः 100 साल पुराने जादुई जानवर नहीं हो सकते जो इंसान में बदल गए, है न? हॉल में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। दूसरी लड़कियां भी ऐसा ही महसूस कर रही थीं। जियाओयान बहुत परिपक्व था, बिल्कुल भी 15 या 16 साल के किशोर की तरह नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियाओयान क्या कह सकता था? जो भी तुम सबको खुश करे... 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान जियाओयान ने अपनी साधना दिनचर्या को शिथिल कर दिया। अपने पिता जियाओ झान के साथ जाने के अलावा उसने बड़ी मात्रा में प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चूंकि अन्य 2 प्रमुख कुल दिवालिया हो चुके थे, इसलिए किसी ने भी निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री की कीमतों को मनमाने ढंग से बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। जियाओयान ने औषधीय गोलियों से भरी कई भंडारण अंगूठियां जियाओ झान को देते हुए कहा, पिताजी, आपका बेटा आपके साथ नहीं रह पाने के कारण पितृदोषी है। जियाओ झान के वृद्ध हाथ ने जियाओयान के गाल को सहलाया, उसकी आंखों के कोने आंसुओं से भर गए और उसने प्रसन्न भाव से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, ठीक हैं। तुम बड़े हो गए हो, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की दुनिया में निकलो। तुम हमेशा घर पर नहीं रह सकते। जुनेर ने आकर उसे सांत्वना दी, चाचा जियाओ झान, जियाओयान गेगे और मैं छुट्टियों के दौरान तुमसे मिलने वापस आएंगे। जुनेर एक अच्छा बच्चा है। यह विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे अपनी साधना में बाधा न बनने दें। कुछ विदाई के बाद जियाओयान और उसका समूह जियानान अकादमी के उड़ान दल में सवार हो गया। इस तथाकथित उड़ान दल में पालतू उड़ने वाले जादुई जानवर शामिल थे। जियानान अकादमी वास्तव में डू क्यूई महाद्वीप में सर्वोच्च रैंकिंग वाली अकादमी है। ये रैंक 4 जादुई जानवर है, स्टील विंग जायंट ईगल। जियोनिंग ने अपने सामने विशाल प्राणी को देखकर आश्चर्य में कहा, छात्रों, अब हम उड़ने वाले जादुई जानवरों की सवारी करेंगे, दालिंग शहर से साम्राज्य छोड़ देंगे और फिर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और हमें वहां पहुंचने में लगभग आधा दिन लगेगा। प्रशिक्षक रुओलिंग ने सभी नए छात्रों को मार्ग समझाया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र, वह अराजक भूमि। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र शब्द सुनते ही कई लोग चिंता और यहां तक कि डर से भर गए। जियाओयान ने अपनी रहस्यमयी भंडारण रिंग में संग्रहित पुस्तकों में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का वर्णन भी देखा था। सीधे शब्दों में कहें तो ये गोल्डन ट्रायंगल जैसा था, जो कई संप्रदायों और शक्तियों और अराजकता से भरा था, जहां जलाना, मारना और लूटना आम बात थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जंगल का कानून मानव समाज को नियंत्रित करता था।